वेबसाइट का भी थोड़ा बहुत देखा जाए तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर भी यही होगा कि पहले कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेक किया जाएगा कि भाई इस यूज़र ने वो फलाना चीज़ को पेड करा है, बाय करा है या नहीं करा। अगर उसने बाय करा है तो उसके लिए फिर फंक्शन टूल उसको अलॉट कर दिया जाएगा, और या तो ये एंड ऑफ के अंदर भी ये इस इनेबल वाला हम यूज़ करेंगे। जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंड ऑफ के साथ भी इस इनेबल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंडीशन बेस्ड के लिए हमने ये अभी जाके लॉन्च हुआ ये पैरामीटर कि कंडीशन बेस पे हम ट्यून कॉल करवा सकते हैं, हैंड ऑफ करवा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा, पहले हम कॉन्टैक्ट से जाके देखेंगे बाकी यूज़र को ये ट्यून कॉल पास करवाना चाहिए या नहीं। LLM इस वजह से LLM के एक तरीके से कंडीशन को और डिसीजन मेकिंग को सिंपल करने के लिए। अच्छा, जो सिनेरियो है ना अभी एक्सप्लेन किया उसमें कोई क्वेश्चन? फंक्शनल टूल सबको क्लियर है? यस यस। कोड इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। कैसे करके दिखा दें मतलब? अच्छा, इनकी बात से कौन सहमत कर रहा है कि ना हम लोग कोड इम्प्लीमेंट करके बता दें? सही। हम लोग है ना प्रीमियम यूज़र वाला जो हमने सिनेरियो बताया है वो उसको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि सिंपली है ना एक क्लास बना ले। क्लास हम कौन सी बनाते हैं, कौन सी बना सकते हैं? आइडेंटिटी की और दूसरी सही। एक है ना क्लास बनाते हैं प्रीमियम यूज़र के नेम से या प्रीमियम यूज़र। हमने इसमें बेस मॉडल पास कर दिया क्योंकि ये आइडेंटिटी क्लास है। फिर हमने क्या किया कि इस प्रीमियम यूज़र मीन्स कि क्या यूज़र प्रीमियम है तो है ना ट्रू फॉल्स से। फिर हमने यहाँ पे क्या किया कि है ना इसको फंक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे उसके जो केस हमने बनाया। पहले हम लोग है ना फंक्शन की जो लॉजिक है प्रीमियम यूज़र वाली वो लगाते हैं कि हमारा फंक्शन है जो है ना चेक करेगा इनेबल वाला। इसका हम लोग जो सिनेरियो बेस्ड नेम है उसको चेंज कर देंगे। पहले चेंज कर लें, इसका नेम भी चेंज कर लें चेक इनेबल वाले का। इसको साथ साथ आप है ना बताते जाए कि आप क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम है ना वो करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे यूज़र्स के जो जिसमें से यूज़र्स प्रीमियम भी होंगे और कुछ यूज़र्स नॉन प्रीमियम होंगे, ठीक है, नॉर्मल यूज़र्स जो होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक चेक लगाना है कि अगर यूज़र जो प्रीमियम है, अगर कोई यूज़र प्रीमियम यूज़र है तो वो ये टूल एक्सेस कर सके और जो नहीं है वो उनको ये टूल एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बाद में नीचे ऑब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अच्छा ये पता है स्क्वायर ब्रैकेट रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से आप लोग फैमिलियर होंगे, क्या मैं सही हूँ? सही। अच्छा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है ना जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना वो रिसीव करता है, वो कौन सी उसमें टाइप में करता है? जेनेरिक्स। सही। वो जेनेरिक्स में हम इसमें कॉन्टेक्स्ट हमारा जो भी होता है वो पास करते हैं। सो अच्छा, वो आप लोग को याद है कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्या होता है? यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, सिंपल सी कंडीशन रहेगी। इस रन कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर दो वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। किसी को याद है कौन कौन से? हाँ सही बता, कॉन्टेक्स्ट और यूसेज। तो जब मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो मुझे दो की सिलेक्शन आएंगी, कॉन्टेक्स्ट और यूसेज। हमारा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आएगा। तो मैंने कॉन्टेक्स्ट को वो करा। अब यहाँ पे इसके आगे मैं डॉट लगाता हूँ ना, तो अब काम आएगा जेनेरिक्स का। जेनेरिक्स क्लास में मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास जो की है वो इस प्रीमियम के नाम से। तो यहाँ पे जब मैं डॉट लगाऊंगा तो ये सिलेक्शन देगा इस प्रीमियम की, ये देना।
ठीक है। तो इस प्रीमियम की इसने सजेशन दे। अब नीचे मैं जो भी वो बनाऊंगा ना, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जो भी इस क्लास का इंस्टेंस होगा इस प्रीमियम यूज़र का, उसका डेटा मुझे यहाँ पे मिलना है, ठीक है। वो उसमें यहाँ पर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न ट्रू, सही है। अगर हमारा यूज़र प्रीमियम यूज़र है, ठीक है, ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पर हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो इस इनेबल का चेक लगाया हमने, चेक प्रीमियम, वो क्या करेगा, अगर हमारा यूज़र का जो ऑब्जेक्ट आया है वो अगर उसमें इस प्रीमियम वाले की ट्रू वैल्यू है तो ये वाले टूल को वो एक्सेस कर सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो इस टूल को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एलएलएम तक उसका स्कीमा जाएगा नहीं, ये हमने देखा था अभी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले हम ट्रू कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़र का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब किसी को पता है इस यूज़र के ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे पास करेंगे? रनर पे किस उस पर? सही, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने यूज़र को पास कर दिया, सही है। अब जब जब ये फंक्शन कॉल करेगा तो इसके इस रैपर के अंदर खुद ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब रैपर के अंदर कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ पे ये खुद पास कर देगा, ठीक है। तो वहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी कि इस प्रीमियम ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। जब रिटर्न ट्रू हो जाएगा तो उसका मतलब ये है कि इस इनेबल फंक्शन के अंदर हमें यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा। जब ट्रू मिल जाएगा तो हमें इसका क्या नाम है, ये वाला ट्रू इनेबल हो जाएगा और एलएलएम के पास जाएगा, ठीक है, उसका स्कीमा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉल्स जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? चला के देखो। अच्छा, तो हम लोग एक सिनेरियो देख रहे थे, उसमें क्या देख रहे थे, एक तो हमारे पास आते हैं नॉर्मल यूज़र और एक आते हैं प्रीमियम यूज़र। अगर यूज़र प्रीमियम है तो ये टूल चला दो, वरना नहीं चलाओ, सही। फिर हमने क्या किया कि सिंपली हमारी क्लास बनाई, उसमें हमने ना प्रीमियम यूज़र के नेम से क्लास बनाई। हमें पता है कि भाई हम क्लास है ना या तो पाइडेंटिक की बनाते हैं या तो डेटा क्लास की बनाते हैं, सही। वो कोड शो कर रहा है। हमने प्रीमियम यूज़र के नेम की क्लास बनाई, उसमें हमने क्या एट्रीब्यूट रखा कि इस प्रीमियम और उसको बुलियन में पास कर दिया, सही। फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया चेक प्रीमियम के नाम से, उसमें हमने रैपर पास किया। रैपर में हमने टाइप किया रखी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हमें पता है कि क्या होता है, जो कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो जेनेरिक्स में वो अपने पास है ना एक्सेप्ट करता है, सही। फिर उसमें हमने हमारा कॉन्टेक्स्ट पास करवाया प्रीमियम यूज़र। फिर हमने एक और है ना पैरामीटर पास करवाया, वो क्या एजेंट, और उसकी टाइप भी हमने एजेंट रख दी। ये फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है किस टाइप में, बुलियन में रिटर्न कर रहा है। फिर हमने इसमें क्या लॉजिक बनाई कि अगर यूज़र प्रीमियम है तो ये फंक्शन चला दो, वरना ना चलाओ। क्लियर? फिर हमने ये चीज़ें ना इम्प्लीमेंट कर दी, वही सेम कोड रहा, टूल्स बनाया था और है ना एजेंट वगैरह जो भी हमने बनाया था। जो न्यू चीज़ें इम्प्लीमेंट की थी कि हमने जो क्लास बनाई थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, उसका इंस्टेंस बना दिया, सही। फिर उसमें हमारी प्रीमियम यूज़र की क्लास कॉल कर रहे हैं और उसमें हमने वैल्यू पास कर दी ट्रू के नेम से। फिर हमने क्या किया कि भाई हमारी सारी चीज़ें सेट है, अब है ना एआई एजेंट को रन भी करवाना होता है, सही। उस पर हमने स्टार्टिंग एजेंट जो कि हम पहले से इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे, यूज़र इनपुट रन कॉन्फिग, जो थर्ड पार्टी एलएलएम का जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एडिशनल चीज़ क्या है, क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या हमने पास किया हुआ है, सही। अब इसको चला के देखते हैं, क्या ये चल जाएगा? क्या ये चल जाएगा? यस। इसकी आवाज आएगा? यस। कौन बोलता है कि नहीं जाएगा? अच्छा, एक है ना क्वेश्चन करते, जाएगा वाले ज़्यादा है, सही। मैं किसी को भी है ना पूछती हूँ कि क्यों जाएगा। अच्छा सर, ब्लैक शर्ट सर जी, आप
आपकी ग्लासेस वाले क्या ब्लैक शर्ट रेड के पीछे वाले जो जी जी आप तो आप बताएं क्या ये स्कीमा जाएगा, क्यों जाएगा? जबरदस्त, भाई ने बिल्कुल सही बताया कि ना अब है ना इसको रन करके देखते हैं कि भाई ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। मोस्टली हमारे पास आवाम के नहीं चलेगा। लेट्स सी। सर हमने क्या देखा, ये हमारे पास स्कीमा चल गया एंड जो भी हमारे पास आउटपुट वगैरह है वो हमारे पास आ गया। तो हमारे पास इजीली चल गया था। ये जो एरर था वो मॉडल वगैरह का इशू था, हम लोग यूज़ कर रहे थे, ओवरलोड हो गया था। अच्छा ये एरर है ना, डिबगिंग करना हमें आना चाहिए, तो हम लोग कहीं फंसे ना। सही, हमने क्या देखा कि भाई इजीली हमारे पास स्कीमा चल गया और है ना जो हमारे पास आउटपुट है वो आ जाएगा। अच्छा इसमें किसी का इशू, ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ जी? मेरी गर्दन अभी तलवार रखती है, मेरे सर पे बहुत बड़ी क्लास है ना, हम लोग कोई सी भी बना सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि डेटा क्लास इम्प्लीमेंट करें, दोबारा पूछिए। नहीं, एक क्लास में हम दोनों चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। देखिए डेटा क्लास अलग चीज़ है और आइडेंटिटी का मॉडल अलग है। आप एक ही क्लास के अंदर आप ये कह रहे हो कि मैं डेकोरेटर भी लगा दूँ और इनहेरिट भी चला दूँ। नहीं, दोनों से नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर? आप दोनों कैसे लगा सकते हो? अच्छा ये देखिए ना, दोनों हम एक साथ कॉल नहीं करवा सकते, अलग अलग है ना। या तो हम आइडेंटिटी की क्लास बना लें या डेटा क्लास बना लें। अगर एक साथ देना इसको म्यूचुअल पास करेंगे ना तो वो फिर एरर वगैरह देगा, वो चीज़ें कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं होगा। सही, इसको साथ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। या तो हम है ना आइडेंटिटी की क्लास बना लें, ये इम्प्लीमेंट करें, या डेटा क्लास बना लें। जी सर। अगर या इस फंक्शन में हमने देखा कि अगर यूज़र प्रीमियम है तो ये क्या कर रहे हैं, ये वाला टूल इनेबल हो जा रहा है, अगर नहीं है तो ये वाला टूल इनेबल नहीं हो रहा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये चीज़ यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा? एरर आएगा? क्यों नहीं आएगा? जी एरर नहीं आएगा, सही है। और यहाँ पे अगर हम जेनरेक्स लगाते हैं ना तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे यहाँ पे आईडी वो दे रहा होता है नाम है। अब देखिए यहाँ पे इस इंटेलिजेंस दे रहा है, इस प्रीमियम मुझे बता रहे हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता, सही है, मैंने यहाँ पे आप जेनरेक्स यूज़ नहीं करी तो यहाँ पे मुझे कोई सजेशन नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं ये टाइम डिफाइन ही ना करूँ, अब क्या होगा? एरर आएगा या चल जाएगा? कौन कह रहे हैं चल जाएगा? कौन कह रहे हैं एरर आएगा? बाकी क्या कह रहे हैं?
ये चलेगा या नहीं चलेगा? कौन कह रहा है कि एरर नहीं आएगा चल जाएगा? हैंड रेज कर ले। एंड कौन कह रहा है कि एरर है ना थ्रो करेगा? इसको चला के देख लेते हैं कि भाई कौन से सही है कौन से। अच्छा देखिए, एग्जाम से ना हमारे पास बहुत करीब आ चुके हैं, हमें ना सिंसियर होकर टॉपिक है ना कवर करने से ही हम लोग है ना इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी जो लास्ट क्लास हो ना वो पूरी रिवीजन बेस्ड हो। तो इसमें किसी के भी कोई क्वेश्चंस वगैरह है वो हम लोग है ना इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन ये उस सूरत में होगा कि हम लोग हमारे टॉपिक है ना कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग सिंसियर हो के है ना कंटेंट है ना पढ़ें। अगर किसी का कोई इशू हो तो आप लोग क्वेश्चंस करें। देखिए लेवल 2 एंड लेवल 1 एग्ज़ाम से वो दोनों ही है ना बहुत डिफ़िकल्ट है, टॉपिक के बगैर कुछ भी कवर नहीं होगा। सो आई होप कि अब है ना आप लोग सिंसियर होके पढ़ेंगे। सही, हम लोग कहाँ थे? ये जो इस इनेबल्ड वाली चीज़ है ना, ये आपको लेवल 2 में खून के आंसू रुलाएगी, तो उसके थोड़ा देख के इसको है ना अच्छे से पढ़ें, इसकी सारी लॉजिक वगैरह अच्छे से देखें। तो यहाँ पे देखें कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया, क्योंकि हमें पता है कि पाइथन क्या है, डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए बताई, अगर हम यही चीज़ टूल कॉलिंग में करें, हम जो टूल बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये टाइम ना डिफाइन करूँ तो कोई मसला है, या फिर ये भी सही चल जाएगा? बात तो वही है कि भाई ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। क्वेश्चन है किसी पूछे? थोड़ी आवाज़ से बोलिए। इस इनेबल्ड अगर फॉल्स होगा तो एलएलएम तक इस टूल का स्कीमा पहुंचेगा ही नहीं। एलएलएम को पता ही नहीं चलेगा कि इस हमारा जो एजेंट है उसके पास ऐसा कोई टूल है भी। तो फिर एलएलएम जाहिर सी बात है तो एजेंट से कभी नहीं कहेगा कि भाई तुम ये टूल कॉल करो। और अगर ये चीज़ ट्रू होगी तो फिर जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर में होता है कि इस टूल का स्कीमा एलएलएम के पास जाएगा। अगर क्वेरी इससे रिलेटेड होगी तो एलएलएम कहेगा कि भाई तुम इस टूल को कॉल करो। ये आप कॉन्टेक्स्ट का पूछ रहे हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट आप ये कह रहे थे, मैंने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ऐसे। आप ये कह रहे हैं कि रनर एजेंट को कैसे पता चलेगा कि हमारी जो क्लास है उसके अंदर एक रीडर हुई है? ये एजेंट का थोड़ी पता चल रहा है, ये तो हमारा इंटेलिजेंस इन्वायरमेंट है। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर जो हमारी क्लास है इसमें दो चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट और यूसेज, ठीक है। हम जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट देते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, सही है, इस जगह पर। और ये जो क्लास है ये जेनरेक्स यूज़ हो रही है। जेनरेक्स का जो सिंटैक्स है इसी तरह, ये हमें पाइथन प्रोडक्ट 3 में पढ़ी थी। देखिए रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का सिंपली हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि हम जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या बनाई हुई है, क्लास, सही है। क्लास में हमने क्या किया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में हमने अपनी क्लास पास कर दी। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्या करता है कि जेनेरिक्स में कोई भी कॉन्टेक्स्ट है वो एक्सेप्ट करता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, सही। और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर बेसिकली क्या है कि हम इसको अपना डेटा दे दें, तो वो डेटा उसके पास है ना दो चीज़ें होती है, एक तो हमारा डेटा हो गया, दूसरा क्या हो गया, यूजेज। तो वो उसको है ना ये चीज़ें मालूम होती है कि एजेंट में ना कब उस कॉन्टेक्स्ट की नीड है, तो वो खुद ही उसको अवेलेबल कर देता है। ये हमारा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर वर्क करता है सिंपली केस में।
ये पीछे है ना, जब कॉल हो रहा है ये फंक्शन, क्योंकि ये इसको इस फंक्शन को हम तो कॉल नहीं कर रहे, ये पीछे एसडीके कॉल कर रहा है। तो एसडीके ने डिफाइन ये ऐसे किया, उसने खुद बताया कि भाई पहला पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, दूसरा एजेंट होना चाहिए। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें ना, मतलब स्वाइप कर दें, यहाँ पे एजेंट डाल दें और यहाँ पे रैपर डाल दें, तो हमारे एजेंट के अंदर रैपर कॉन्टेक्स्ट आ रहा होगा और कॉन्टेक्स्ट के अंदर एजेंट आ रहा होगा। जी जी, पोजीशन आर्गुमेंट थी वेरिएबल में। मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसकी जगह एजेंट लिख देता हूँ और इसकी जगह कॉन्टेक्स्ट वही रैपर लिख देता हूँ। अब एजेंट प्रिंट, हम एजेंट को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेगा कॉन्टेक्स्ट प्रिंट होगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्स्ट की क्लास प्रिंट हुई है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। उसमें कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट दिया था रनर के अंदर वही वाला पास हुआ है, जबकि हमने ये रहा, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, सही है। और जबकि हमने यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया था, एजेंट। तो यही है, पीछे बैकएंड में पोजिशनल आर्गुमेंट दिए जाते हैं। अच्छा, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का जो फीचर है वो हमें एसडीके ने स्पेशली असाइन किया हुआ है, किसी और अगर आप है ना उसमें इम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो नहीं चलेगा, सही। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर सबको क्लियर है? अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन चल रहा था वो अभी ये था कि यहाँ पे हमने टाइप डिफाइन नहीं किया तो कोई मसला नहीं होगा, सही है। अगर टूल कॉलोनी में यहाँ पे इंटीजर नहीं बताऊँ तो ये सही है, मतलब चल जाएगा ये, या फिर कुछ मसला होगा? सर होगा बढ़िया, मैं तो कभी बैठूँ। देखिए, हमारा जो स्कीमा बनता है ना, स्कीमा में टाइप डिफाइन होती है वो इस सिग्नेचर की वजह से ही होती है। यहाँ पे जब टाइप डिफाइन करते हैं, इंटीजर ये और ये वगैरह जो भी टाइप डिफाइन करते हैं, इसी टाइप से हमारा स्कीमा बनाया जाता है। तो स्कीमा में वो टाइप डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। जब वो टाइप स्कीमा में डिफाइन नहीं होगी तो एलएलएम कंफ्यूज हो सकता है। अभी के लिए बहुत सिंपल केस है, तो हो सकता है कि एलएलएम इसका आंसर दे दे, लेकिन अगर आप कोई कस्टम अपना लॉजिक्स का कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो फिर आपको मैसेज करेगा एज अ फाइनल आउटपुट, वो पूछेगा कि मुझे नहीं पता है कॉन्टेक्स्ट रैपर क्या चीज़ है, तो उसको डिफाइन करो। तो ये होता है, ये आप लोग ट्राई करेगा, ठीक है। टूल के अंदर हमें लाजिमी देनी होती है, बाकी जितने भी हुक्स वगैरह कुछ भी हो गया उसके अंदर हम एज अ बेस्ट प्रैक्टिस दे रहे होते हैं, लेकिन अगर ना दे तो कोई एरर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारी जो पाइथन है वो डायनेमिक लैंग्वेज है और इससे कोई मसला नहीं है कि हम टाइप डिफाइन करें ना करें। टूल केस में स्पेशल केस है कि हमें टाइप डिफाइन करनी ही करनी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हमारा स्कीमा जनरेट हो रहा है, हमारी डिस्क्रिप्शन बन रही है जो एलएलएम के पास जा रही है, फिर एलएलएम रिस्पॉन्स दे रहा है। वो एलएलएम पे है, एलएलएम अगर उसको क्या नाम है उस पर पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्लस में तो एरर आ जाता है, पाइथन में तो एरर आता है। देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हो, एलएलएम वो तो दे देगा, सही है। उसके अंदर आप कोई भी लॉजिक लगा रहे हो वो आपके ऊपर है। आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं ना कि मैं एक को स्ट्रिंग कर दूँ, एक को इंटीजर कर दूँ, तो एलएलएम तो उसको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन यहाँ पे इस कोड में एरर आ जाएगा, क्योंकि पाइथन में आई थिंक एक स्ट्रिंग और उसको हम प्लस से ऐड नहीं कर सकते। चले कर लेंगे। अच्छा, ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम डिफरेंट सिनेरियोज इम्प्लीमेंट करते हुए देख रहे हैं ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट है ना अच्छे से क्लियर हो। सो इसको भी देख लेते हैं कि है ना आउटपुट हमारे पास क्या आता है या फिर एरर आता है। अभी हम ये देखते हैं कि इसने जो टाइप दी है वो क्या दी है।
तो जो टाइप हम बोलेंगे, जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, वो उसी टाइप में आंसर देगा। ठीक है, मतलब टूल को, एजेंट को कहेगा कि तुम ये टूल कॉल करो, इसमें ये पैरामीटर डालना और उसकी टाइप ये है, वो बताएगा। तो जहाँ भी टूल कॉल हो रहा है। अच्छा, अभी ये जो आंसर दे रहा है खुद से दे रहा है, इसलिए दे रहा है, कोई बताएगा क्यों दे रहा है? सर क्योंकि आपने वो कोड देख के बता सकता है इसने आंसर खुद से क्यों दिया, टूल कॉल क्यों नहीं किया? सर फॉल्स हुआ है ना चेक प्री में। जी नहीं बताया, यहाँ पे हमने जो फंक्शन दिया उसमें हमने फॉल्स दिया है। तो एलएलएम का जो टूल का स्कीम है वो हमारा गया ही नहीं, यहाँ पे टूल खाली जा रहा है, इसलिए उसने खुद से आंसर दिया। अच्छा, अगर है ना अभी हम लोग चलाते हैं, हमने क्या किया कि ट्रू है ना कर दिया रिटर्न में, तो कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या होगा? एरर ही आना चाहिए कि हमने एक है ना स्ट्रिंग पास किया, एक इंटीजर पास किया, रिटर्न करवा दिया दोनों को प्लस में, तो क्या इसका आंसर एलएलएम खुद गैस करके दे देगा कि भाई आपके पास जो आपका फंक्शन है उसका आंसर है ना इनकरेक्ट आ रहा है, वो खुद से गैस करके देगा या तो वही है ना टूल चला के देगा? एलएलएम वाले कितने कि बोले कि भाई एलएलएम है ना वो चला के दे देगा आंसर, और टूल कॉल वाले सही। ये स्कीमा गया, 3 चीज़ें गई एलएलएम के पास। एलएलएम ने अभी भी इसको टूल को कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया? आई थिंक इसलिए नहीं किया कि हमने शायद, वो एलएलएम के ऊपर डिपेंड करता है, एलएलएम दिमाग है, ठीक है, वो खुद से डिस्कशन देता है। अच्छा, इसलिए ना मुझे फाइनल आउटपुट में कुछ और दिया है। इसने क्या दिया है कि द अवेलेबल टूल्स कैन नॉट परफॉर्म दिस कैलकुलेशन। इसका मतलब है कि टूल कॉल नहीं हुआ, ना टूल कॉल किया, लेकिन उसने स्कीमा को देखते हुए बोल दिया कि भाई ये टूल जो है मुझे है ना सही से बोल नहीं दे रहा। रिक्वायर्ड स्ट्रिंग, हाँ ये खुद बता रहा है कि देखिए रिक्वायर्ड स्ट्रिंग एंड एन इंटीजर नॉट 2 इंटीजर्स। तो ये एलएलएम जो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एलएलएम कौन सा यूज़ करें। जेमिनी काफ़ी स्मार्ट है, अगर आप बहुत कोई हल्का एलएलएम यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि वो आपका ही टूल कॉल करवा दे। वो एलएलएम क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक नहीं होता ना, वो कभी कुछ आंसर देगा कभी कुछ आंसर देगा, आप उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इसको एक तरीके से कर सकते हैं कि हम उस पर लाजिम कर देंगे कि तुम टूल कॉल करो ही करो, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या किसी और क्लास में कवर करेंगे। अच्छा, तो है ना अगर हमें ये करना हो कि भाई हम एजेंट को बोले कि ये टूल कॉल करवाओ ही करवाओ, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो इंस्ट्रक्शन होती है, एजेंट का पर्सोना होता है, हम उसमें वो चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो वो टॉपिक है ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आता है। इंशाल्लाह अगर हमारे पास क्लास बची तो हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कवर करवाएंगे 1 आवर। जी जी, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मैं एक फंक्शन बनाऊं बगैर पैरामीटर के और उसकी डॉग स्ट्रिंग में जी 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 नहीं, स्कीमा में जो जहाँ जिस जगह पे टाइप आती है ना, जहाँ पे डिफाइन होता है कि भाई ये फला पैरामीटर है, उसकी टाइप ये है, उस जगह पे टाइप नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ये टाइप ए है, ये इंटीजर है, यहाँ तो नहीं आने वाली, यहाँ पर टाइप नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, यहाँ पर आपका वो डेटा वो आ जाएगा कंटेंट, और हम आर्गूमेंट्स की भी डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया पैरामीटर आया था डिस्क्रिप्शन के नाम से, तो वहाँ पर भी आ जाएगी, लेकिन इस टाइप के ऊपर वो नहीं आएगा इंटीजर। अब ये आप लोग देखें कि भाई पीछे कैसे सेट हुआ है कि अगर हम इसको नहीं देते और डिस्क्रिप्शन में दे दें तो चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या आप लोग चेक करके आएगा। अच्छा, इसको है ना डिफरेंट सिनेरियोज के साथ एंड डिफरेंट चीज़ें इम्प्लीमेंट करके जो भी माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा
वो सजेशंस आई थी, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की। देखिए 100% हम लोग नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। तो आप लोग के माइंड में कोई भी सिनेरियो है कि भाई हम लोग ये चेंजेस करें तो ऐसा इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, तो आप लोग साथ साथ इम्प्लीमेंट करते रहिए करें, ताकि आप लोग के हैंड्स ऑन है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट हो और एग्जाम्स है ना अच्छे से कवर हो। अच्छा, फंक्शनल टूल हमारे पास फ़िलहाल के तौर पे यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। फंक्शनल टूल पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर ले, ताकि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो वो हैंड रेज कर ले। अच्छा, किसी का अगर क्वेश्चन ना हुआ या तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि भाई आप लोग को समझ आ गया। क्या समझ आ गया? सही। एक फास्ट ट्रैक में हम लोग ओवरव्यू लेते हैं। इस एनेबल क्या करता है? उसमें हम लोग है ना या तो ट्रू फॉल्स करते हैं। क्या हम लोग फंक्शन की है ना लॉजिक लगा सकते हैं? सही। नेम ओवरराइड क्या? अगर हम लोग नेम ओवरराइड है ना पास करते हैं तो आप ये कह रही है कि नेम ओवरराइड वाला टूल का नेम पास होगा या फिर उसका जो फंक्शन का ओरिजिनल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेम ओवरराइड वाला ही पास होगा। सही। इसके अलावा कोई किसी का क्वेश्चन? सही। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्ट्रिक्ट मोड एक चीज़ है, मतलब यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है जो क्या है ट्रू या फॉल्स दे देगा उसमें। आप ये आप इसको ऐसे समझ लें कि कभी कभार हम अपने डेटा टाइप में, चाहे वो एजेंट की हो या फिर किसी टूल की पैरामीटर्स की हो, कुछ चीज़ हम ऑप्शनल रखते हैं या डिफ़ॉल्ट रखते हैं। हमने पढ़ा है पाइथन में कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं और ऑप्शनल वगैरह ये सब भी होते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड ट्रू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी टूल कॉल होगा, बेशक हमारा जो पैरामीटर है वो डिफ़ॉल्ट पे सेट हो, वो हमेशा लाजमी उस पैरामीटर में वैल्यू देगा। ठीक है, एरर में वो सबको एज अ रिक्वायर्ड मानेगा, मतलब वो लाजमी देगा स्ट्रिक्ट मोड ऑन होगा तो। जब लेकिन अगर स्ट्रिक्ट मोड ऑफ हुआ या फॉल्स हुआ तो उस केस में क्या होगा, वो ऑप्शनल वाले को हो सकता है कि नेगलेक्ट कर ले। ठीक है, और ये चीज़ भी आपके एलएलएम पे डिपेंड करती है। आपका एलएलएम अगर अच्छा है, स्मार्ट है, तो हो सकता है कि वो आपको हमेशा ही सारे आर्ग्यूमेंट्स का आंसर दे, अगर मतलब पैरामीटर्स में आर्ग्यूमेंट्स दे। अगर आपका एलएलएम आप तो कोई लो एलएलएम यूज़ करते हैं तो फिर वो ये चीज़ें करेगा, ये आप लोग ट्राई करेगा। ये हमारे पास यहाँ पर भी की है और ऐसे ही हमारे पास उसमें भी होती है आउटपुट में टाइप में एजेंट के अंदर। अच्छा, स्ट्रिक्ट मोड वाला है ना आप लोग के लिए होमवर्क है कि घर से इसको इम्प्लीमेंट करके आइएगा कि कैसे ये वर्क करता है। ये सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसको मज़ीद आप लोग हैंड्स ऑन में इम्प्लीमेंट करके आइएगा, समझ के आइएगा। सही। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास हमने डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। हमने ना यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करवा ली, बहुत डिटेल से हमने चीज़ें देखी कि हम लोग है ना कैसे फंक्शन बनाते हैं, इसको टूल ऐसा कैसे पास करते हैं। फिर हमने ये देखा कि फंक्शनल टूल में हम लोग क्या क्या पैरामीटर पास करते हैं। नेम ओवरराइड क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड एंड फेलियर जो फंक्शन होता है, इस एनेबल एंड जो स्ट्रिक्ट मोड है वो आप लोग का होमवर्क है। सही। अब हम लोग मूव करते हैं एजेंट एज टूल में। एजेंट एज टूल कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं ये क्या होता है? हम एक एजेंट बनाते हैं और उसे ही एज अ टूल पास कर देते हैं। सिंपली हमारे पास एक लॉजिक होती है कि क्या हम लोग एजेंट बनाते हैं। सही। क्यों?
दूसरे एजेंट में एज अ टूल हम लोग पास करते हैं। अच्छा, तो आप लोग के कोई है ना किसी के भी क्वेश्चन होगा कि भाई अगर है ना हम लोग यही चीज़ सेम है ना हैंड्स ऑफ में भी कर रहे हैं, यही चीज़ हम लोग एजेंट एज अ टूल में करें, किसी का कोई क्वेश्चन है? सही, इसको हम लोग है ना इसको देखते हैं जब हैंड्स ऑफ का टॉपिक पढ़ेंगे। इसके कुछ है ना डिफरेंट पॉइंट होते हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। हम लोग काफ़ी डिटेल से ये चीज़ें करना कवर करेंगे। सही, अब हम लोग एजेंट एज अ टूल पे मूव होते हैं। देखिए, हमने है ना थ्योरी बेस तो पढ़ लिया कि क्या है, एक एजेंट को हम लोग दूसरे एजेंट में एज अ टूल पास करते हैं। इसको हम लोग चीज़ें अब है ना कोड पे प्रैक्टिस करके देखते हैं, इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी सर फसील, इस पर आप है ना कुछ ऐड करना चाहेंगे? एजेंट एज टूल सिंपल सा हमारे पास एक टूल होता है, मतलब एजेंट एज टूल, एजेंट के अंदर एक मेथड है एज टूल के नाम से, वो कॉल होता है। उसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, वो हम देखेंगे। फिर उससे क्या होगा, वो एक टूल रिटर्न करेगा। ठीक है, वो टूल हमारा जो एजेंट है जिसमें हमने फंक्शन लगाया है एज टूल मेथड यूज कॉल किया है, उसी एजेंट को एक रनर के अंदर डाल के और उस इनपुट भी खुद देगा। वो हम सारी चीज़ें देखेंगे अभी ऐसे थ्योरेटिकल समझ ना आए तो मसला नहीं है, अभी हम देखेंगे। तो फिर वही होगा कि हम एक एजेंट को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। इसका अल्टरनेटिव क्या है, अगर ये फंक्शन नहीं होता तो हम कैसे करते, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम चलते हैं कोड की तरफ। ये इसी के अंदर जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट हुई भी है, उसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। अच्छा, तो इसको कॉपी करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोड को समझते हैं कि कोड में चीज़ें एक्चुअली हो क्या रही है। हमारे पास सिंपली है ना, हमारे पास क्या है कि सबसे पहले क्या है, स्पेनिश एजेंट से ही उसमें हमने नेम पास किया, इंस्ट्रक्शंस पास की। फिर हमारे पास दूसरा है फ्रेंच एजेंट, उसमें भी हमने पूरा नेम एंड इंस्ट्रक्शंस पास की हुई। फिर हमने एक ना एजेंट बनाया है, कौन से, इसका नेम क्या है। फिर हमने यहाँ पे उसकी नेम पास की हुई, इंस्ट्रक्शंस पास किए हुए। अच्छा, एडिशनल चीज़ क्या पास की हुई है इसमें? जी, हमने यहाँ पे टूल्स पास किए, उसके ना लिस्ट में हम लोग पास करेंगे वही जो हम लोग टूल्स फंक्शन कॉलिंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें सिंपली हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एसडीके ने चीज़ बनाती है एज टूल करके। हम जो भी एजेंट हम लोग पास करते हैं उसको एजेंट एज टूल का मेथड कॉल करवाते हैं। तो वो हमारे पास कैसे इम्प्लीमेंट हो रही होती है कि हमारा जो एजेंट है वो किसी दूसरे एजेंट में एज अ टूल वर्क कर रहा होता है। ये थी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसमें किसी का कोई इशू या कोड की तरफ चले? सही, उसको सर कोड में इम्प्लीमेंट करवाएं कि कैसे वर्क करे। ये हमने डॉक्यूमेंटेशन से एग्जाम्पल उठाई है। इसमें कुछ नहीं है, 3 एजेंट बने। पहला एजेंट है स्पेनिश एजेंट, जो इसको कोई भी टेक्स्ट दिया जाएगा ये इसको स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर दे देगा। सही है। दूसरा है फ्रेंच एजेंट, इसका काम भी वही है लेकिन ये फ्रेंच में ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। फिर हमने बनाया एक ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट, ये हमारा मेन एजेंट है। ठीक है। इसके पास ये दोनों एजेंट जो होंगे ये एज अ टूल जाएंगे। अब एज अ टूल वैसे नाम से भी पता चल रहा है कि हमें ये जो एजेंट होंगे ये जैसे हम टूल बनाते थे ना, कैसे बनाते थे, डेकोरेटर लगा के, वैसे ही यहाँ पर बैकएंड में पीछे डेकोरेटर लगा के एक टूल बनाया जाता है और उसके अंदर रनर कॉल किया जाता है। उस रनर के अंदर इस एजेंट को पास कर दिया जाता है। वो अभी हम देखेंगे, अगर ये बात समझ जाए तो कोई मसला नहीं। फिर यहाँ पे दोनों एजेंट को हमने एज ए टूल पास कर दिया। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ नहीं देखी, वो ये है कि जब हमने इस एज टूल को कॉल किया तो इसके अंदर 2 पैरामीटर दिए हमने। पहला है टूल नेम। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक तो हम अभी तो हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो जब हम टूल बनाएंगे तो उसका भी कोई नाम होगा और ये वही नाम है जिस नाम को देखकर एलएलएम डिसाइड करेगा कि भाई इस टूल पे हमें इस टूल को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है टूल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, टूल डिस्क्रिप्शन में हमें टूल की डिस्क्रिप्शन दे दी, जैसे हम टूल कॉलिंग में दिया करते थे डॉग स्ट्रिंग में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ओवरराइड करके।
तो ये दो चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा ही है। जब हम एस टूल से बनाते हैं तो हमें ये दोनों चीज़ें डिफाइन करनी पड़ती है, सही है। फिर हमने वैसे ही नॉर्मल जैसे हम करते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड एजेंट को रनर के अंदर कॉल करा के उसका फाइनल आउटपुट हम प्रिंट करा रहे हैं। इस कोड को चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोड सबको समझ आ गया? सिंपल जी। जी सर, इसमें ना कुछ डिफरेंस है जो इन दोनों चीज़ों को अलग अलग बनाते हैं, वो हम लोग है ना थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, सही। अभी एजेंट ऐसा टूल पढ़ते हैं, फिर जो डिस्क्रिप्शन जो डिफ्रेंशिएट है ना वो हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि क्या है जो इन दोनों चीज़ों को अलग बनाते हैं। यहाँ तक कोड में किसी को कोई कंफ्यूजन? कोड सबको क्लियर है? इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोड को रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमने डिस्क्रिप्शन दी है एजेंट को, ये जब एजेंट चलेगा ये उसकी इंस्ट्रक्शन है कि तुम्हारा पर्सोना क्या है, ठीक है। ये एजेंट जो आंसर देगा ये वाली इंस्ट्रक्शन उसके लिए। डिस्क्रिप्शन हमने इसलिए दी है कि जब एलएलएम टूल को कॉल कर रहा हो, जैसे हमने टूल कॉलिंग में भी पढ़ा था, फंक्शन टूल से जो हम बनाते थे टूल्स, उसमें भी हम डिस्क्रिप्शन देते थे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये जब ये टूल सेलेक्ट हो रहा होगा कि भाई जब ये टूल सेलेक्ट हो रहा होगा कि इस टूल को कॉल करना है, इसका नाम ये है, तो उस वक्त ये वाली डिस्क्रिप्शन देखी जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन इसलिए हमने यहाँ पे दी डॉट एस टूल हमारे पास एक मेथड बना हुआ है जो कि हमारे एजेंट को हम लोग एज अ टूल पास कर सकते हैं किसी और एजेंट में। जैसे हमारे पास फंक्शनल टूल का डेकोरेटर था ना, वो हम कैसे यूज़ करते थे कि हम पाइथन का फंक्शन बनाते थे और वो डेकोरेटर उसके टॉप ऑफ द फंक्शन हम लोग इम्प्लीमेंट करते थे। तो वो क्या करता था, जो हमारा सिंपल सा पाइथन का फंक्शन है उसको एज अ टूल है ना एलएलएम को पास कर देता था। सिंपली जो कॉन्सेप्ट है वो एजेंट एज अ टूल में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि हम लोग ने एजेंट बनाया, सही। उस एजेंट को फिर हमने जिस एजेंट में हमने एज अ टूल पास करना है उसको टूल्स लिख कर लिस्ट में हम लोग वो पास कर देंगे। देन हम लोग उस एजेंट का नेम जब पास करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पेनिश एजेंट, उसमें हमने डॉट एस टूल किया है। डॉट एस टूल क्या है? सिंपली हमारे पास मेथड है जो कि हमारे एजेंट को एज अ टूल पास करवा रहा है, ये कॉन्सेप्ट है। ये दोनों इसके पैरामीटर्स हैं, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। टूल नेम आप क्या कह रहे हैं? ये देखें, ये फंक्शन जब डिफाइन हुआ है ना, उसमें ये दो रिक्वायर्ड पैरामीटर दिए गए। रिक्वायर्ड पैरामीटर का मतलब ये होता है इसको डिफाइन करना लाजमी है, नहीं करेंगे तो एरर आएगा। वही ये रिक्वायर्ड है, बस ये दो ही है। एस टूल में अगर हम होवर भी करें ना तो यहाँ पे देखें इसमें कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी गई, दोनों रिक्वायर्ड है। बस ये दो ही है। अच्छा, इसके अलावा और भी नहीं होंगे तो एरर आएगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं या ये दो ही हैं? इसके अलावा एक और है, लेकिन अभी उसका इतना वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर, हमें पता है कि ये वाला जो एजेंट है ये एज ए टूल यूज़ हो रहा है, और हमें ये कॉन्सेप्ट भी पता है जब हमारा एजेंट चल रहा होता है उससे कोई टूल कॉल होता है, उस टूल का आंसर दोबारा एलएलएम के पास जाता है। तो उस आंसर को हमें अगर किसी फॉर्मेट में लाना है, किसी स्पेशल उसमें करना है, तो हम इस फंक्शन के थ्रू उसको वो फॉर्मेट दे सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। नहीं ये रिक्वायर्ड नहीं, क्योंकि ये ऑप्शन है ना, ज़ाहिर सी बात है हम हमेशा थोड़ी करेंगे इसे। अभी हम इसको चला के देखते हैं। ये हमने इसको चलाया था, इसने आंसर दे दिया। इसने हेलो हाउ आर यू को स्पेनिश में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे किसी को स्पेनिश आती है तो उसको समझ आ रहा होगा ये क्या लिखा है। तो ये हमने देखा है एलिमेंट्स टूल को। इसने बैकएंड पे क्या किया है, कोई बता सकता है?
अच्छा, स्पेनिश वाला एजेंट एज टूल यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है? क्या यूज़र आउटपुट इनपुट की बेस पर? यस, इनपुट के बेस पर। आपने जो नहीं, यूज़र ने इनपुट किया है कि भाई है ना जो Hey, hello, how are you in कि Spanish? मुझसे स्पेसिफिकली लिखा है कि इसको आंसर स्पेनिश में दो, तो इसलिए उसने बैकएंड पे गया, एलएलएम में टूल कॉल कर रहा है कि भाई कौन सा सूटेबल टूल इस क्वेरी के लिए है। फिर उसने क्या किया कि सिंपली है ना स्पेनिश एजेंट जो हमने इसका एज अ टूल पास किया है वो यहाँ पे उसने एलएलएम ने कॉल करवा दिया एंड हमारे पास सिंपली जो स्पेनिश में हमारे पास आंसर आ गया। इसका नाम क्या था पैरामीटर का? कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर। अच्छा, अभी ये बताया कि एजेंट को बगैर रनर के चलाया जा सकता है? नहीं, नहीं चलाया जा सकता। रनर के बगैर। तो क्या लगता है एस टूल पीछे रनर यूज़ कर रहा होगा? यस, एस टूल हमने एक मेथड, इन्होंने एक डिफाइंड मेथड बनाया ना, पहले से बना हुआ है, तो इसमें ऐसे ही कुछ होना चाहिए कि एक रनर चलना चाहिए और उसका जो आंसर आ रहा हो वो एज अ टूल आउटपुट आ रहा होगा। रनर तो मेन एजेंट का चलेगा ना। वो तो चल रहा है, लेकिन ये जो एजेंट है, इस एजेंट के अंदर इतनी सलाहियत कैसे आई कि इसने इस चीज़ को ट्रांसलेट कर दिया स्पेनिश में, तो उसका मतलब यहाँ पर पीछे एक और एलएलएम कॉल हुआ है। तो जो एजेंट है वो बगैर रनर के चल सकता है क्या? एस टूल में रनर तो नहीं लगाना। ये आपको और क्लियर होगा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम एजेंट एस टूल यूज़ नहीं करते, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि भाई, समझे कि आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि जो एस टूल है ना ये मेथड एग्जिस्ट भी करता है। अब मुझे एक टूल यूज़ करना है, ठीक है, और वो टूल, उस टूल का काम बिल्कुल पर्पस यही होना चाहिए कि वो ट्रांसलेट करे, तो हम वो टूल कैसे बनाते हैं? उस टूल में क्या करते हैं? वैसे कस्टम टूल बनाते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। हम एक टूल बनाते हैं, उसके अंदर हम रनर वो करते हैं और जो यूज़र का इनपुट आ रहा होता है वो हम इस टूल के अंदर लेते हैं और कहते हैं कि भाई उसको फलां लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, और जो आंसर आता है उसे हम टूल का आउटपुट दे देते हैं। टूल के अंदर तो ऐसे ही बनता है ना? टूल के अंदर तो हम रनर पास नहीं करते, टूल में तो हम सिर्फ नहीं, टूल के अंदर हम रनर हमारी मर्जी ना, हम कस्टमाइज़ बना रहे हैं, ये एसजी का पूरा कस्टमाइजेबल है। हम टूल के अंदर अपना रनर डिफाइन करें या टूल के अंदर हम एक अलग सी वो कर दें, वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी हो पाए। तो हम चाह रहे हैं, जैसे कि देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऐड का टूल बना रहे थे, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई सिंपल से टूल बना रहे थे जिसमें हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता। लेकिन हमारे यूज़ केस पे डिपेंड करता है ना कि हम चाह रहे हो कि भाई टूल के पास भी एक दिमाग हो, वहाँ पर भी एक एलएलएम कॉल हो रहा हो और वहाँ पर भी एलएलएम जनरेटेड एक आंसर आ रहा हो। तो हमारे ऊपर है, हम ऐसा टूल भी बना सकते हैं कि जिसमें हम अपना एक नया एजेंट बनाए और उसका रनर वहाँ पे कॉल करके उसका आउटपुट एज अ टूल आउटपुट बना दें। ये किसने नहीं किया यहाँ पे? अलग से जो बनता है रनर, वो रनर डॉट रन बनता है। हम नॉर्मल टूल में भी रनर को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर है ना, हम कोड लिख रहे हैं, तो हमारा देखिए एजेंट जो एलएलएम है ना, उसको क्या चाहिए, उसको टूल के पैरामीटर चाहिए, ठीक है, जो उसका स्कीमा है वो चाहिए, वो उसमें आर्गुमेंट दे देगा, टूल कॉल हुआ, टूल के अंदर कुछ भी होगा उसका एलएलएम से कोई ताल्लुक नहीं, और जो टूल का आंसर आएगा वो एलएलएम दे देगा। तो हमारी मर्जी है कि हम टूल के अंदर कुछ भी करें, हम अपना रनर कॉल करें, कुछ भी करें। तो ये जो एस टूल इन्होंने फंक्शनैलिटी दी है ना, इसका काम भी यही है, अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें हम नॉर्मल एजेंट को ही टूल के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम अलग से टूल ना बनाएं, हम इसकी ये वाला मेथड यूज़ कर लें, इसके अंदर भी वही चीज़ हो जाएगी जो हम नॉर्मल टूल को बना के करते हैं। वो हर मतलब कोड कुछ देख लेंगे, बाकी लोग थोड़े वो देंगे, इसलिए मैं खोलना नहीं चाह रहा। तो दिखा दूँगा एक नज़र। एक हम मैंने पहले एस टूल के अलावा एक चीज़ करके देखते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा
कि एजेंट एज अ टूल में हमने थ्योरी पढ़ी। इसकी थ्योरी क्या थी कि एक एजेंट को दूसरे एजेंट में एज अ टूल हम पास करवा देते। सही, हमारे पास एक फंक्शन कॉलिंग में हमारे पास क्या था कि फंक्शनल टूल का डेकोरेटर था, वो जो हमारे फंक्शन को एज अ टूल पास कर रहा था LLM को। इसी तरीके से अगर हमारे पास एजेंट को हमें किसी दूसरे एजेंट में एज अ टूल पास करना है तो हमारे पास SDK ने एक मेथड बनाया हुआ है .sTool करके, वो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये क्या करता है, वही फंक्शनल कॉलिंग वाली चीज़ करता है कि हमारे एजेंट को एज अ टूल पास करता है LLM को, उसका स्कीमा वगैरह देता है। सही, हम यहाँ पे क्या क्या पास करते हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कोड थोड़ा सा रिमूव कीजिए। यहाँ पे हम जो चीज़ें हैं वो क्या है कि हमने क्या देखा कि हमने टूल्स पास किए, वही है ना सिंपली फंक्शनल कॉलिंग वाली चीज़ें कि हम लोग फंक्शनल कॉलिंग में भी क्या कर रहे थे, टूल्स इक्वल करके टूल्स को लिस्ट में पास कर रहे थे। सही, फिर इसी तरीके से हमने एजेंट एज अ टूल में देखा कि टूल्स को लिस्ट में पास कर रहे, बट यहाँ पे एक न्यू चीज़ थी, वो क्या है कि जो भी हमारा एजेंट है उसका नेम करके .sTool का जो मेथड है वो कॉल करवाते हैं एंड उसमें हम जो रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या रिक्वायर्ड है, टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। सही, हम लोग क्या करें, हम लोगों ने क्या किया कि टूल नेम है और डिस्क्रिप्शन जो कि रिक्वायर्ड है वो हम लोग पास करवाएंगे। फिर हम लोगों ने इसको कॉल करवा के देखा कि यूज़र की क्वेरी थी कि भाई मुझे जो भी आंसर है वो स्पेनिश में दो। फिर हमारे पास क्या आ गया, सिंपल सा जो हमारे पास आउटपुट है वो स्पेनिश में आ गया। यहाँ तक क्लियर है? फिर हम लोग अब क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कस्टम फंक्शन बना के हम लोग चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। हमने एक एजेंट अलग से बनाया हुआ है, स्पेनिश एजेंट। इसका काम वही है, क्या करेगा ये, जो भी टेक्स्ट मिलेगा इसको उसे उसमें कन्वर्ट कर देगा स्पेनिश में, ठीक है। इसके अंदर इसको मैं ऐसे सिंक्रोनस बना देता हूँ। हमें पता है ना कि भाई फंक्शन दोनों तरीके से हो सकते हैं, सिंक्रोनस भी हो सकते हैं और असिंक्रोनस भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं रनर को कॉल करता हूँ। स्टार्टिंग एजेंट में कौन सा एजेंट दूँ मैं यहाँ पे, ऑर्केस्ट्रेटर या फिर स्पेनिश? ऑर्केस्ट्रेटर ये तो लाइन नंबर 15 में बना है, तो हम लाइन नंबर 12 पे यूज़ कर सकते हैं। नहीं, वो देंगे ना हम स्पेनिश वाला एजेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं, टूल बना रहे हैं जो क्या करेगा स्पेनिश में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहाँ पे स्पेनिश एजेंट को यूज़ करता हूँ। नहीं, इसने अवेट लगाया, एसिंग पे से तो अवेट लगा, रनर डॉट रन को डायरेक्ट देखो ना फंक्शन टूल में इस तरह यूज होता है, रनर डॉट रन करे, रनर डॉट रन यूज कर सकते हैं। हमने तो पहले सिंपली बेसिक जो कॉन्टेक्स्ट था हमने वो देखा कि एजेंट एज अ टूल कैसे पास होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर मुझे कोई स्पेसिफिक जो हमने एजेंट एज अ टूल पास की हुए उसका मुझे आउटपुट चाहिए, तो वो हम कैसे गेट करेंगे। सही, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हम लोग एक कस्टम फंक्शन बनाते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट चीज़ें करके वो उस एजेंट का फाइनल जो आउटपुट होता है वो हम इजीली गेट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ ये पूछी थी, वो ये कि हम लोग इसको जो मेन हमारा रनर है उसमें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करके पूछे कि भाई हमें स्पेनिश एजेंट का फाइनल आउटपुट दे दो। फिर तो वो हर बार स्पेनिश में आंसर देगा। क्यों हम ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई बता सकता है? अब देखें यहाँ पे क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने एक टूल बना दिया, ठीक है। अब हम एजेंट एज टूल वाली बात ही नहीं करें, हम उस मेथड की भी बात नहीं करें। इस मेथड का बेनिफिट क्या है कि आपको तब समझ आएगा, तब आपको ये वाली चीज़ पता होगी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने एक टूल बना दिया, ठीक है। और उसमें क्या करा, जो हमारा एजेंट था उसका हमने एक रनर बनाया और उसको क्या नाम है पास करा स्टार्टिंग एजेंट, और इनपुट में हम वो टैक्स ले रहे हैं जो हमें ट्रांसलेट कराना है। और ये टैक्स कौन देगा, LLM देगा, सही है। LLM बताएगा कि भाई किसको कौन से टेक्स्ट को
ट्रांसलेट कराना है और वो हमारे इनपुट में से आएगा। जैसे हेलो आर यू, तो एलएलएम हेलो हाउ आर यू इस टेक्स्ट में पास कर देगा, वो हमारे स्पेनिश एजेंट के पास जाएगा, एजेंट का रनर कॉल होगा, सही है, और मतलब ये रनर कॉल होगा, एजेंट चलेगा, आंसर आएगा कि भाई जो भी है, और फिर वो फाइनल आउटपुट बन के मतलब वो जो आंसर आएगा वो हमारा टूल का आउटपुट बनना है। देखिए मैंने रिटर्न में एजेंट डॉट फाइनल आउटपुट करा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जो टूल है ये रिटर्न कर रहा है वो वाला जो भी आंसर आया वो रिटर्न कर देगा। तो एलएलएम के पास जो हमारा मेन एलएलएम है, जो हमारा इस ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट का एलएलएम है, ठीक है, उसके पास क्या आएगा, उसके पास क्या हुआ, ये उसने कहा कि भाई तुम ट्रांसलेट टू स्पेनिश ये टूल कॉल करो, इसके अंदर तुम ये टेक्स्ट डालना। एजेंट ने टूल कॉल किया, उसका आंसर जो भी टेक्स्ट आया वो क्या फिर दोबारा से एलएलएम के पास गया टर्न 2 में, फिर एलएलएम ने उसका फाइनल आउटपुट बना के दिया। इस कोड में किसी का कोई मसला है, किसी को कोई समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो। क्लियर है? इसको हम एक दफ़ा चला के देखेंगे। अब देखें यहाँ पे मैंने ये वाला कोड रन किया है, ठीक है, और इसमें भी हमें आउटपुट मिल गया सेम वैसे ही जैसे ऊपर मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा मेहनत लगी है। क्या मेहनत लगी? हमें एक अलग से टूल बनाना पड़ा, उसके अंदर हमें रनर डिफाइन करना पड़ा, हमने यहाँ पे पैरामीटर, यहाँ क्या नाम है, पैरामीटर डिफाइन करने पड़े, मतलब हमने एक अलग से फंक्शन टूल बनाया, सही है। अगर हमारा केस ऐसे ही कुछ बनता है और हम नहीं चाह रहे कि हम अलग से एक फंक्शन बनाएं, तो SDK वालों ने आसानी के लिए यहाँ पे एस टूल के नाम से मेथड दिया है। इसका काम ये है, वो बैकएंड में बिल्कुल यही काम करेगा। मैं आपको एकदम एक नज़र दिखा भी दूंगा। वो ऐसे फंक्शन टूल का डेकोरेटर लगाएगा, एक अपना फंक्शन बनाएगा और उसका रनर कॉल करेगा, उसके बाद में फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा। तो बैकएंड में यही काम हो रहा होगा, लेकिन इसमें आसानी ये है कि हमने सिर्फ टूल का नाम, टूल की डिस्क्रिप्शन देनी है, पीछे टूल को बनाना, सारी चीज़ें करना है, वो सब इसी ने हैंडल कर ली एजेंट टूल ने। एक और चीज़ ये है कि टूल बैकएंड में भी फंक्शन टूल के डेकोरेटर से ही बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन टूल डेकोरेटर की जितनी भी चीज़ें होती है डिफ़ॉल्ट पे सेट, जैसे कि हमारे पास कस्टम एरर फंक्शन सेट होता है, तो हमारा जो एजेंट है, जैसे कि हमारा स्पेनिश एजेंट है, इसको कॉल करते हुए कोई API एरर या कोई भी एरर आ गया तो होगा ये हमारा डिफ़ॉल्ट का एरर फंक्शन चल जाएगा, और फिर दैट सी बात है जो आगे का होता है एरर मैसेज आता है एलएलएम के पास, हमारा कोड वो नहीं होगा, ठीक है, हमारा कोड ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो फंक्शन बना हुआ है बैकएंड में भी वो फंक्शन टूल के डेकोरेटर से ही बनाया गया है, और हमें पता है जब भी फंक्शन टूल के डेकोरेटर से हम वो बनाते हैं कोई भी टूल, उसको जब उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर आता है, उसकी बॉडी में कोई एरर आता है, तो हमारा डिफ़ॉल्ट का फंक्शन टूल का वो चल जाता है, हमें एरर फंक्शन चल जाता है। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन्होंने आसानी के लिए एज टूल वो बना दिया। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल वही किया गया है, फंक्शन टूल डेकोरेटर लगाया है, हमारे एक रन एजेंट के नाम से फंक्शन बनाया, नेम ओवरराइड वो कर देंगे जो हमने वहाँ दिया होगा, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड भी वही हो जाएगी जो हमने वहाँ दी होगी, और यहीं पे वो रनर कॉल कर रहे हैं जैसे हमने बनाया, इन्होंने बना, और आखिर में फाइनल आउटपुट को रिटर्न करा देंगे, सही। तो ये बैकएंड में भी वैसे ही चल रहा है जो मैंने आपको कस्टम बना के दिखाया। तो इन्होंने ये आसानी के लिए क्या करा है, एक फंक्शन बना दिया है एजेंट एस टूल का, एस टूल का मेथड बना दिया है, इसके थ्रू सारा वही वाला काम होगा जो हमारा इस केस में यहाँ होगा। इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लें। सबको क्लियर है? हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सेम ही आया। हमने क्या देखा, सिंपली है ना बैकएंड पे चीज़ें देखी कि वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। ये देखें, हमने क्या देखा कि बैकएंड पे जो फंक्शनल टूल का डेकोरेटर लगा के हम टूल बनाते थे, वही सेम चीज़ें SDK ने इम्प्लीमेंट की है, बट हमारी आसानी के लिए इसने क्या किया है, एज टूल का फंक्शन बना दिया है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे एक एजेंट को दूसरे एजेंट में एज अ टूल पास करते हैं। सिंपली जो बैकएंड पे बिहाइंड द सीन्स है ना चीज़ें हो रही है, वो फंक्शनल टूल, फंक्शनल कॉलिंग वाली चीज़ें हो रही है। इज दैट क्लियर?
अच्छा, इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को कोई टाइम चाहिए या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चले? यहाँ पे टूल नेम जो है इसकी अगर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे टाइप क्या आ रही है इसकी? स्ट्रिंग यूनियन नन। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग के अलावा भी हम इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं। देखिए, जो हमारे पास पाइथन में पैरामीटर का कॉन्सेप्ट है ना, डिफाइंड पैरामीटर्स का, उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉल करते वक्त वो डिफाइन करना है। उसमें आप नन डिफाइन करें, कुछ भी डिफाइन करें, वो डायनेमिक लैंग्वेज है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब नन का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ को डिफाइन करके बोल रहे हो ना नन, तो अगर आप उसको अगर मैं यहाँ पे लगाते ही नहीं ना, मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो अब ये एरर आएगा। मैं इसको चला के दिखा दूँ, ये कोड में एरर आएगा। ये नहीं मेरा देखिए एरर आया, और एरर भी ये कह रहा है कि भाई मिसिंग वन पोजीशन आर्गुमेंट। एक चीज़ होती है कि आपने डिफाइन करा और उसमें नन दे दिया, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई आपने पोजीशन आर्गुमेंट को डिफाइन कर दिया, बेशक आपने उसमें नन पास किया। हाँ, तो वही कहने जा रहा था मैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग यूनियन नन, तो हम इसमें नन देते हैं, नन भी दे सकते हैं। अब किसी को यहाँ पे पता है अगर हमने नन दे दिया तो नाम कैसे सेलेक्ट होगा, नाम कैसे आएगा? तो सर जो पहले डिफाइन किया गया वही है स्पेनिश, पहले वाले से बुरा एजेंट का दिया हुआ है स्पेनिश, जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्पेनिश एजेंट आ जाएगा। जी जी। और यहाँ पे हमारे टूल कॉलिंग का एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हम कभी भी बीच में स्पेस नहीं लगा सकते, तो स्पेस वगैरह भी रिमूव कर दिए जाएंगे। यूटेंस का उनका फंक्शन है, वो चल जाता है। मैं दिखा देता हूँ, या फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं। अगर बहुत तो यहाँ पे देखिए स्पेनिश एजेंट जो था उसमें उसी का नाम आ गया, और जो भी कैपिटलाइज वगैरह सारी चीज़ें थी वो उसने सेट कर दी, और बीच में स्पेस भी गायब कर दी। तो हमारे पास ये भी कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमने नन दे दिया तो हमारा एजेंट का नाम कंसिडर किया जाएगा। सही है। डिस्क्रिप्शन, हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी हम स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे देखें स्ट्रिंग यूनियन नन है, तो हम यहाँ पर भी नन दे सकते हैं। नहीं, एक मिनट, डिस्क्रिप्शन क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन था इसका मकसद था कि टूल कॉल करते वक्त एलएलएम ये डिस्क्रिप्शन देखेगा और वो डिसाइड करेगा कि भाई इस टूल को कॉल करना चाहिए या नहीं। एजेंट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो तो हम एजेंट को बता रहा होता है कि तुम्हारा क्या काम है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि ये वाली इंस्ट्रक्शन है? दोनों में डिफरेंस नहीं है, चेक कर लेते। खाली स्ट्रिंग हो गया। यहाँ देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर खाली स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि टूल की डिस्क्रिप्शन अलग होती है। एजेंट को हम कोई काम दे रहे हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन अलग होगी। वो जाहिर सी बात है, हम वो वाले इंस्ट्रक्शंस से हम टूल की डिस्क्रिप्शन नहीं माने, मतलब नेम तक तो ठीक था, नेम तक तो एक सेंस बनता है कि भाई एजेंट का जो नाम है वो हम टूल के नाम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये सेंस नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन में एजेंट को खुद बता रहे हैं कि तुम क्या हो। अब वो इंस्ट्रक्शंस में अब वही इंस्ट्रक्शन हम अगर एज अ डिस्क्रिप्शन यूज़ करें कि जब एलएलएम टूल कॉल कर रहा हो और उसको, तो ये तो बात सही नहीं रहेगी ना। तो इसलिए इस डिस्क्रिप्शन के केस में क्या होता है, अगर नहीं दी तो खाली स्ट्रिंग होगी। समझ आया सबको?
अच्छा, तो अब तक की चीज़ें सबको क्लियर है? अच्छा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। रूल्स के सेक्शन में हमारे पास है कस्टम टूल एजेंट्स, उसमें कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी। क्या किसी ने इम्प्लीमेंट करके देखी है कि ये चीज़ें क्या है? किसी ने? 5 रन चलेंगे। किसी ने भी आई गेस नहीं की, तो उसको सर एक बार है ना एक्सप्लेन करके देखिए कि भाई। यहाँ पे कस्टमाइजिंग टूल एजेंट्स के नाम से एक हेडिंग रखी है, इसके नीचे 3 लाइन की एक डिस्क्रिप्शन लिखी है। इसको पढ़ के किसी को कुछ समझ आ रहा है? आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने दोनों तरीके से एजेंट एस टूल को पढ़ा। यहाँ पे ये एक चीज़ की लिमिटेशन के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट टर्न का बता रहा है कि सिर्फ 5 टर्न होने चाहिए। नहीं कर सकते आप। नहीं, वो तो एग्जाम्पल दिए ना 5 टर्न की, लेकिन पॉइंट क्या है, कहने का चाह रहे हैं बताएं। कस्टम कॉन्ट्रैक्ट चलाएगा। अच्छा, अजान हो रही है तो हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सही? जब तक आप लोग ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अपने पास देखिए कि चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं।
फर्स्ट ईयर पास और 8 होते हैं इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं करते आप बात। ये तीसरा वाला इसने भी एग्ज़ाम दिया वो यही का है। कपाल में क्लास अजान हो चुकी है तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए, अब तक हम लोग है ना क्या कर रहे थे कि एजेंट एज अ टूल हम लोग पास कर रहे थे एजेंट में, दूसरे एजेंट को एज अ टूल हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सही, अगर एक सिनेरियो सोचे वो ये कि हम लोग जो एज अ टूल पास कर रहे हैं एजेंट, उसमें हमें कुछ कस्टमाइजेशन की नीड हो तो वो हम लोग कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? क्योंकि रनर तो हमारे पास एक ही होता है जो मेन चल रहा होता है। रन कॉन्फ़िग में रन कॉन्फ़िग में कर सकते हैं, बट रनर तो हमारे पास एक ही होता है ना, तो हम लोग वो कस्टमाइजेशन वाली चीज़ें कैसे कर सकते हैं? हम टूल के तो अंदर ही एजेंट इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है कस्टमाइजिंग टूल एजेंट्स का। हम सिंपली इसमें क्या करते हैं कि जो हम एजेंट एज अ टूल पास कर रहे होते हैं उसमें हम लोग है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कुछ हुक्स देने हैं, हुक्स से ना जो टॉपिक है वो क्लास में अभी तक कवर नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट्स सपोज इस एग्जांपल में क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे बताया कि भाई इस स्पेसिफिक एजेंट की मैक्सिमम टर्न कितनी होगी? 5। सही, इसमें क्या है कि मैक्सिमम जो हमारे पास टर्न होगी वो 5 होगी एंड हमने इसका रनर में ये चीज़ें पास कर दी। इसको हमने किस पे इम्प्लीमेंट किए? फंक्शन के अंदर, एक टूल के अंदर। किस पे इम्प्लीमेंट किए? कोड देख के बता दे, सामने कोड है। रन में एजेंट का टूल बनाया उसके अंदर। हमने एक सिंपली इसका फंक्शन बनाया जो कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको फंक्शनल टूल का डेकोरेटर लगाया, उसमें हमने चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। तो सर इसको है ना इम्प्लीमेंट करके बताएं। मैंने आपसे अभी हम इसको करते हैं, ये इस जुमले में ही वैसे ये सारा कॉन्सेप्ट ये समझ आया किसी को कि क्या लिखा हुआ है? तो भाई बता रहे थे, इन्होंने सही बताया था। और किसी को है? हम अपने फंक्शन के अंदर ही एजेंट बना रहे हैं और एजेंट का एक इंस्टेंस बना रहे हैं और उसको वहीं पे कस्टमाइज़ कर रहे हैं। जी ऐसा तो है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन की बात हो रही है। वो क्या लिमिटेशन है? 5 टर्न्स की, कि वो सिर्फ 5 टर्न्स चलाएगा। देखिए, हम अगर सोचें इसको, अभी हमने पढ़ा, हमने दोनों तरीके से देख लिया कि जब हमारा अगर एस टूल फंक्शन नहीं होता तो हम इसको कैसे बनाते, और जब हमारे पास एस टूल फंक्शन है तो हम इसको कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि एस टूल फंक्शन है, इसके अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे रनर डिफाइंड है। सही है, इसके अंदर स्टार्टिंग, एजेंट, इनपुट, कॉन्टेक्स्ट, ये तीनों चीज़ें दी हुई। अब क्या नाम है, मैं जो टूल बना रहा हूँ, जो एजेंट को एस टूल यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मैं मैक्सटेंड भी डिफाइन करूँ, इसके अंदर मैं हुक्स भी डिफाइन करूँ, ये सारी चीज़ें डिफाइन करूँ। तो क्या ये एस टूल मेथड से पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि इसका कोड तो पीछे हार्ड कोड करके लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे आके चेंजेस थोड़ी करेंगे। अगर करेंगे तो मसला ये होगा कि अगर हमने बैकएंड में जाके चेंजेस कर दी तो हम जब एस टूल से आगे जितने भी एजेंट बनाएंगे सब में वो अप्लाई हो जाएगा। सही है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने एक मेथड दिया है एस टूल के नाम से। ठीक है, ये कन्वीनियंस मेथड है, आसान ही होती है क्योंकि हमें इसमें टूल खुद से नहीं बनाना पड़ता, लेकिन ये है ना सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं करता। अगर हमें हुक्स देने, यहाँ पे हमने कुछ भी देना है तो मैक्स टर्न हो गई, तो हम इस मेथड को तो फिर यूज़ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कोई हमारा एडवांस केस है, जैसे हमने कुछ चीज़ सेट करनी है मैक्स टर्न वगैरह, तो हम क्या करें, हम इस एस टूल को यूज़ ना करें। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दे दी बहुत अच्छी थी कि हम ऐसे फंक्शन को बनाएं, और उस फंक्शन में अब ये जो टूल बनाया हमने, इस टूल में तो हर चीज़ हमारे लिए एक्सेसिबल है। हम यहाँ पे रनर के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये जो हमने, ये बिल्कुल वैसे ही टूल है जैसे हमने ये बनाया था।
तो यहाँ पर अगर मुझे मैक्स टर्न देनी है तो मैं आराम से दे सकता हूँ। तो ये जो जुमला लिखा हुआ है ये चीज़ है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि एज टूल यूज़, अगर हमें क्या नाम है कोड को वो रखना है, क्लीन रखना है और हमारा टू द पॉइंट कोड है तो हम एज टूल यूज़ कर लें। लेकिन अगर हमें कोई एडवांस लेवल में कोई कस्टमाइजेशन वगैरह चाहिए, हमें रनर के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी है, तो कन्वीनियंस मेथड ये रहेगा कि हम खुद से एक टूल बनाएं और उसे यूज़ करें। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। ये सबको समझ आया? अच्छा, यहाँ तक हमारा एजेंट एज अ टूल का टॉपिक है वो एंड होता है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन या सबको समझ आ गया? सही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट जी। इसका मतलब कि हम जो रन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो मॉडल बनाएंगे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि एजेंट ऐसा के अंदर हमारा मॉडल नहीं जा रहा। ऐसे ही रन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम मॉडल नहीं प्रोवाइड कर सकते। जी, ये इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि अगर हम एजेंट के अंदर मॉडल नहीं डिफाइन करते तो हम रनर के अंदर करते हैं, हमें पता है। तो अगर हमने एजेंट के अंदर मॉडल डिफाइन नहीं किया और हम एस टूल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के पास भी आ गया है, क्योंकि आप लोग जेमिनी यूज़ करेंगे। अगर आपने एजेंट के अंदर मॉडल यूज़ नहीं किया और आप एस टूल यूज़ करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा, और वो एरर ऐसा एरर नहीं होगा। अच्छा, ये बता सकता है कि उस एरर से कोड क्रैश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एरर कब आएगा? टूल कॉल होगा, ठीक है, टूल कॉल करते हुए वो रनर कॉल होगा, उस रनर कॉल करते हुए API उसका एरर आ जाएगा क्रेडेंशियल्स का। तो हमारे टूल के अंदर एरर आया, तो जब टूल के अंदर एरर आए और हमारा टूल बना हो फंक्शन टूल डेकोरेटर से, तो क्या एरर से कोड क्रैश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही है। तो वही जो एरर होगा वो LLM के पास जाएगा और LLM आपसे एक्सप्रेस कर देगा। अब यहाँ पे देखा हमने एजेंट के अंदर, मैं तो अभी OpenAI की यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास ये मसला आएगा कि अगर आपने यहाँ पे मॉडल डिफाइन नहीं किया और एसक्यूएल डायरेक्ट यूज़ कर लिया तो आपके पास वही एरर आएगा, मतलब आपको एरर समझ भी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एरर आपके सामने पॉपअप होकर नहीं आ रहा, वो LLM के पास जा रहा है, LLM पे एक्सक्यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आप फिर एजेंट के अंदर मॉडल लाजमी डिफाइन करेगा, क्योंकि हम फिर रन कॉन्फ्लिक्ट यहाँ से तो एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने बिल्कुल अच्छा पॉइंट उठाया, तालियां बजा रहे थे। एजेंट एज अ टूल का टॉपिक यहाँ तक एंड हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो करें या फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबको समझ आ गया ना? सही। अच्छा, हमारे पास टूल्स में कौन कौन से टॉपिक कवर हो गए? डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए। हमने ना क्या क्या देखा, हमारे पास है ना फंक्शन कॉलिंग हमने डिटेल से देखी, हमने जो इसमें यूज़ होते हैं फंक्शनल टूल का डेकोरेटर वो हमने डिटेल से देखा, उसके पैरामीटर्स जो भी इम्प्लीमेंट करके देखे। फिर हमने एजेंट एज अ टूल देखा एंड उसमें जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती है, हम चीज़ें कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि भाई अगर एज अ टूल हम किसी एजेंट को पास कर रहे हैं तो उसमें अगर उसके रनर में हमें मॉडल पास करना हो या फिर हमने उसमें मैक्सिमम टर्न हमें डिफाइन करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हमने चीज़ें देखी। अब हमारे पास आते हैं होस्टेड टूल्स। अच्छा, OpenAI API की किस किस के पास अवेलेबल है? देखिए है ना, क्विज़ के लिहाज से होस्टेड टूल्स हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। अगर है ना किसी के पास API OpenAI API की अवेलेबल हो तो वो इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बात आ जाएगी कि भाई सिंटैक्स हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर किसी के पास OpenAI API की है तो हम है ना सिंटैक्स दिखा सकते हैं, फिर हम आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से आप वो इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। हम लोग फ़िलहाल के तौर पर एक टूल जो होस्टेड टूल है वो इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सही, हम लोग पहले देख लेते हैं कि होस्टेड टूल्स हमारे पास कितने, इसकी गिटहब वाली रेपो जो गिटहब वाली रेपो इसकी OpenAI इंस्टीट्यूट। मैम ये होस्टेड टूल एग्जाम के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट, अभी कह रही है? नहीं,
अच्छा, इसमें हमारे पास एक चीज़ आ जाती है जो, देखिए कोई भी चीज़ हमारे पास जो एसडीके में सिर्फ ओपन या एपीआई की पे डिपेंड है, वो चीज़ एग्जाम में इंक्लूड नहीं है। सही है, ये सर ने आसानी की हुई है ताकि अगर कोई है ना नॉन एपीआई यूज़र है, नॉन ओपन या एपीआई यूज़र है, तो उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखिए हम आ गए इसकी ओपन या एसडीके की ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन पे। ये बात इसमें हम है ना एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे। होस्टेड टूल्स वाली टूल्स में हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास टूल्स की फाइल्स है ना शो हो जाएंगी। कौन कौन सी हो रही है हमारे पास? 5 टूल्स है। सही, 5 टूल्स कौन कौन से? एक तो हमारे पास है कंप्यूटर टूल। कंप्यूटर टूल क्या है? इसको हम लोग सिर्फ थ्योरी बेस है ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ओपन एपीआई की यूजर्स नहीं है, तो हम लोग थ्योरी बेस समझते हैं। अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग कोड यहाँ पे शो करवा देंगे। सही, हमारे पास सबसे पहले टूल आ गया कंप्यूटर टूल, कंप्यूटर यूज टूल। ये क्या है? ये तो भाई बहुत ज़्यादा प्रीमियम यूज़र जो हमारे पास ओपन एपीआई के, वो वही इस टूल को चला सकते हैं, बाकी कोई नहीं। ये टूल क्या है? सिंपली है ना हम लोग हमारे जो कंप्यूटर के चीज़ें हैं इसको ऑटोमेट करते हैं। क्या कि मैंने ना यहाँ पे टूल का सिनेरियो बनाया कि भाई आप है ना, जैसे मैं वो जस्ट है ना थ्योरी एक्सप्लेन कर लूँ। हमारे पास एक सबसे पहला टूल है कंप्यूटर यूज़ वाला। वो क्या करता है कि हमारी जो कंप्यूटर की चीज़ें हैं वो उसको ऑटोमेट करता है। कैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मुझे ना गूगल पे जाके क्लिक करना है फेसबुक पर, और मैं चाहती हूँ कि फेसबुक ओपन हो जाए, तो हम ये चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं टूल यूज़ की मदद से, जो कि होस्टेड टूल है हमारे पास एसडीके का। क्लियर? कॉन्सेप्ट बेस्ड? सही। दूसरे टूल की तरफ आ जाए, इसका एक बार कोड दिखा दे। इसका हमारे पास ये कोड है। अगर किसी के पास 3 टायर वाली ओपन एपीआई की है तो लाजमी इंप्लीमेंट कीजिएगा, हमें भी बताइएगा। सही, हम आ गए दूसरे टूल्स की तरफ मूव करते। फाइल सर्च। अच्छा, आप लोग में से कोई रैक सिस्टम से फेमिलियर है? एक्सप्लेन करेंगे सर आप रैक क्या होता है? सिंपली हम रैक बेस में क्या होता है कि भाई हम लोग एक है ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर हम लोग उस बेसिस पे चीज़ें ना सर्च करवा रहे होते हैं। सिंपली रैक का कॉन्सेप्ट ये होता है। अब आते हैं हमारे पास एजेंटिक रैक। एजेंटिक रैक क्या है? सिंपली हमने एक सोर्स दी हुई है, सही है, उसमें ना वो चीज़ें भाई मैंने इस चीज़ उस टूल से पूछा है कि मुझे ये चीज़ है ना ला के दो। कई भाई यूज़र्स कितने हैं, तो वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन से वो डेटाबेस भी हो सकती है सो ऑन, तो वो चीज़ें ला कर मुझे दे देगा। बट एजेंटिक रैक में एक डिफरेंस है, वो ये कि इसमें एलएलएम की थिंकिंग भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। एक आता है ट्रेडिशनल रैक सिस्टम, एक आता है एजेंटिक रैक सिस्टम। इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास ये टूल्स है एज वी नो के हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। सही, तो हम लोग जैसे इसको थ्योरी बेस देख रहे हैं। इसमें क्या है, सिर्फ है ना हमने यहाँ पे ओपन एपीआई की के जो डैशबोर्ड है वहाँ पर जाकर एक है ना फाइल, एक सोर्स इम्प्लीमेंट कर, एक सोर्स बनाते, एक फाइल बनाते वेक्टर की, फिर वो उस फाइल पर सर्चेस वगैरह कर रहा होता है और हमारे पास आंसर ला के देता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर आके हमारे पास वेब सर्च टूल पे। वेब सर्च टूल क्या है? देखिए किसी ने ट्रेंडी यूज़ किया हुआ है? कोई टूल्स वगैरह लगा के यूज़ किया हुआ है किसी ने? देखिए अगर है ना हम कोई ट्रेवली एक टूल है जो कि वेब सर्चिंग वगैरह कुछ है ना हमें कोई भी सर्च वगैरह ला कर दे देता है। सिंपली हम क्या करते हैं भाई, ट्रेवली पे उसकी एपीआई की सेट करते हैं, हम कुछ भी चीज़ें पूछते हैं, वो टूल लेना चलता है, वो वहाँ से हमारे पास डेटा ला के देता है। सही, बट क्या है कि एक टाइम पर एक ही टूल रन होता है।
इसमें हमारे पास जो हमारा ऑस्टिक टूल है, वेब सर्च टूल, इसमें मल्टीपल टूल्स इन पैरेलल चल रहे होते हैं, मीन्स एक साथ टूल्स रन हो रहे होते हैं एंड वो हमारे पास आंसर ला के दे देता है सिंपली। ट्रैवलिंग नहीं, वो है ना, मैंने जैसे एग्जांपल दी कि वो टूल एक होता है जो बिल्ट इन टूल है, वो हम लोग API की वगैरह के सेट करते हैं। उसका बेसिक जो बताने का मकसद ये है कि ना हमारे पास नॉर्मली एक ही टूल एक टाइम पर चल रहा होता है, सही। हमारे पास जो होस्टेड टूल्स है उसमें वेब सर्च टूल का नेम का एक हमारे पास टूल है, वो क्या करता है, पैरेलल वेब सर्चिंग हमारे पास मल्टीपल्स आउटपुट एट अ टाइम ला के हमें दे देता है। सिंपली हमें जस्ट है ना ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट समझ आए? हम आगे मूव करते हैं इमेज जनरेशन के। हमारे पास एक और टूल है, वो है इमेज जनरेटर टूल। ये सिंपली क्या करता है, हमारे इमेज जनरेट कर देता है, सही। हम कोई भी इमेज प्रॉम्प्ट में लिखते हैं कि भाई मुझे एज अ कैट की कोई भी इमेज है ना जनरेट कर दो, जो भी हम लोग यूज़र इनपुट में डिफाइन करते हैं, तो वो मुझे इमेज जनरेट करके दे देता है। सिंपली इस टूल का यही वर्किंग, और सिंटैक्स आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है वो भी कर लेंगे। हमारे पास लास्ट टूल है कोड इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, सिंपली हमारे पास एक सैंडबॉक्स लाइक ये समझ लेते हैं कि हमारे पास टूल है ना इजीली चला के दे देगा। अगर हमारे पास सिंपली अगर कुछ एरर्स वगैरह आते हैं तो तब भी ये टूल चल जाएगा, उसको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सिंपली इस टूल का यही काम है, सही जी। जी, ये टूल्स हमने थ्योरेटिकली ना इम्प्लीमेंट किए, मीन्स पढ़ के देख लिए। अगर किसी को इम्प्लीमेंट करना है कि ऑफिशियली SDK की जो गिटहब की रेपो है उस पर आके वहाँ पे सिंटैक्स पढ़े हुए आप लोग OpenAI की यूज़ करें एंड उसको इम्प्लीमेंट करके देखिए अपने अपने सिनेरियो के हिसाब से। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, हमारे पास टूल का टॉपिक है वो कम्प्लीटली एंड हो चुका है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ ले। किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके पूछ ले, वरना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, 5 मिनट का ब्रेक है, हम लोग 9:30 पे क्लास रिज्यूम करेंगे, सही। ताकि जब तक आप लोग ये जो हमने आज क्लास में टूल्स के टॉपिक पढ़े वो इम्प्लीमेंट करें, डिस्कस करें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो आके पूछ लें, सही। तो किसी और को डेलीगेट कर दो कि सारी किसी का क्वेश्चन था, सही। हैंड्स ऑफ पे हम क्या देख रहे थे कि भाई हैंड्स ऑफ में ये कॉन्सेप्ट आता है कि मैं अपना टास्क, मुझे एक टास्क मिला कि सोशल मीडिया कोई है ना बैनर बनाना है, तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने हैंड्स ऑफ एजेंट को, जो मेरी इस सिनेरियो में हम ये समझते हैं कि मैं एज अ लीड हूँ, सही। मेरे पास है ना हैंड्स ऑफ एजेंट है जो कि है मेरे जो टीम लीड में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे, सही। एक हमारे पास आ गया जो सोशल मीडिया जो ऐप वो मैनेज करता है, सही। और एक हमारे पास आ गया वेब डेवलपर। मेरे पास एक यूज़र की क्वेरी आई कि मुझे सोशल मीडिया कोई है ना पोस्ट बना दो, तो मैं क्या करूँगी उस केस में? सोशल मीडिया वाले को हैंड ऑफ कर देंगे। सोशल मीडिया वाले को मैं पूरा हैंड्स ऑफ कर दूँगी कि भाई ये इन्फॉर्मेशन है, आप है ना ये मुझे टास्क बना दो, सही। उसके बाद क्या मेरा काम ख़त्म हो गया? आपका काम खत्म। आउटपुट कौन देगा, मैं दूँगी या वो सोशल मीडिया वाला एजेंट है, सही। हैंड्स ऑफ में यही चीज़ें हो रही होती है कि भाई हैंड्स ऑफ के पास क्या हुआ कि एक एजेंट यूज़र क्वेरी है, यूज़र क्वेरी में क्या हुई कि यूज़र बोला है कि मुझे एक मैथ का होमवर्क, मैथ का सम सॉल्व कर दो। तो हैंड्स ऑफ ने क्या किया, जो मैथ का ट्विटर होगा, मैथ का इंस्ट्रक्टर होगा, उसको हैंड्स ऑफ कर दिया
अब वो जो मैथ का इंस्ट्रक्टर है, जो हमने एजेंट बनाया, मैथ का एजेंट बनाया, वो ही ना फाइनल आउटपुट हमारे पास शो कर रहा होगा, हमें पास कर देगा। सही, उसमें फिर हैंड्स ऑफ वाले एजेंट का फिर काम खत्म हो जाएगा। वो सिंपली उसका काम कहाँ तक था कि टास्क को डेलीगेट करना, कि उसको यूज़र ने कोई टास्क दिया है, वो एजेंट को दूसरे एजेंट को डेलीगेट कर देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? किसी का क्वेश्चन थ्योरी बेस? इसको बेसिक यूजेज है, वो उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हमारे पास चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। तो सर फर्स्ट इसको ना कोड में इम्प्लीमेंट करके बताएं। जो हमारे पास बेसिक यूजेज, जो बेसिक हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे हो रहा होता है, वो अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने एक फ़ाइल बनाया हैंड्स ऑफ की, जो भी, ताकि कोड हमारे पास स्ट्रक्चर रहे एंड इन फ्यूचर अगर आप लोग इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो। हमने क्या किया, सिंपली हमने दो एजेंट बनाए। कौन कौन से? एक हमारे पास कौन सा आ गया, बिलिंग का, और एक आ गया रिफंड एजेंट। फिर हमने इसका लीड बनाया प्राइस एजेंट। इसको है ना आप मैनेजर कर दे। देखिए नाम है ना हमारे पास, हम नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैनेजर हो गया, लीड हो गया, एंड सो ऑन। तो वो क्या कर रहा होगा, उसके पास हमने चीज़ें पास की हैंड्स ऑफ में, कि हमने दो एजेंट जो हमने बनाए थे, कौन कौन से, बिलिंग एजेंट और दूसरा आ गया रिफंड एजेंट, वो हमने हैंड्स ऑफ में पास कर दिए। सही, अब वो मैनेजर के पास जो भी यूज़र होगा वो क्वेरी करेगा कि भाई जो भी इसकी क्वेरी होगी, वो उस क्वेरी के बेस पर किसी है ना जो स्पेसिफिक एजेंट होगा, जो कैपेबल एजेंट होगा, उस क्वेरी के लिए वो उसको डेलीगेट कर देगा। फिर टास्क डेलीगेट करने के बाद जो हमारे पास मैनेजर एजेंट है, उसका काम खत्म हो जाएगा। अब वो आउटपुट देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बिलिंग एजेंट या रिफंड एजेंट जी, जिसको टास्क डेलीगेट हुआ होगा, उस एजेंट की जिम्मेदारी होगी कि हमें वो फाइनल आउटपुट लाकर दे दे। इज इट क्लियर? इसको हम रन करके देखते हैं। सर अब तक हमने देखा दो एजेंट्स बनाए, उसका एक तो हमारे पास आ गया बिलिंग एजेंट, एक आ गया हमारे पास रिफंड एजेंट। उसमें हमने फिर एक एजेंट बनाया मैनेजर, जो इन दोनों को टास्क डेलीगेट करने का काम कर रहा होगा। उसमें हमने नेम पास किया एंड हैंड्स ऑफ हमने पास किया। हैंड्स ऑफ में लिस्ट में हमने पास किया। हमने जो हमारे बिलिंग एजेंट थे, रिफंड एजेंट थे, वो उस लिस्ट में हमने पास कर दिए। मैनेजर एजेंट क्या करेगा, यूज़र की क्वेरी के बेस पर वो टास्क डेलीगेट कर देगा। टास्क डेलीगेट करने के बाद उसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर जो जिम्मेदारी होगी वो उस एजेंट की होगी जो यूज़र की क्वेरी को हैंडल कर रहा होगा। सही, फिर इसको रन करके देखते हैं। स्टार्टिंग एजेंट में हम क्या पास करेंगे? मैनेजर। क्यों? वो हमारा मेन एजेंट है ना। सही, हम स्टार्टिंग एजेंट में मैनेजर एजेंट को पास करेंगे। अच्छा, इस केस में क्वेरी आप बताएं कि हम है ना क्वेरी क्या ले, इनपुट क्या ले, कोई बताना चाहेगा? सही, मैंने क्वेरी बताइए कि आई वांट टू रिफंड प्रोडक्ट जो भी उन्होंने परचेज किया। सही, अच्छा, इसके अलावा कोई चीज़ पास तो नहीं होगी? चल जाएगा ये इसको? अच्छा, ये कोड चल जाएगा? इसको चला के देख लेते हैं एक बार कि हमने यूज़र क्वेरी लिखी कि मुझे एक चीज़, एक प्रोडक्ट रिफंड करवा, उस एक प्रोडक्ट का हमें रिफंड चाहिए। तो देखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स हमारे पास चीज़ें चल कैसे थी। अच्छा सर, इसका लास्ट एजेंट भी प्रिंट करवा लीजिएगा ताकि हमें पता हो, हम ट्रैक कर पाएँ कि लास्ट एजेंट किसने हमें फाइनल आउटपुट दिया है। सही, इसका हमने क्या पास किया, रिजल्ट का लास्ट एजेंट डॉट नेम पास किया। वो क्या करेगा, सिंपली जो हमारे पास जिस एजेंट ने आउटपुट दिया होगा उस एजेंट का हमारे पास नाम शो करवा देगा सिंपली।
सही, लास्ट में अंडरस्कोर नहीं आएगा, लास्ट में इसको है ना रन करके देखा क्या है हमारे पास, ये आपको आउटपुट दिख रहा है हमारे पास। आउटपुट में क्या आया, रिफंड एंड सही। तो हमने क्या देखा कि मैनेजर के पास यूज़र की क्वेरी गई, यूज़र ने उस मैनेजर एजेंट ने देखा कि भाई इस क्वेरी के लिए कौन सा एजेंट सूटेबल है जिसको हैंड्स ऑफ किया जाए, जिसको टास्क डेलीगेट किया जाए। उसे देखा कि यूज़र की क्वेरी है जो है रिफंड एजेंट के लिए, तो उसने क्या किया, रिफंड एजेंट को टास्क डेलीगेट कर दिया एंड हमारे पास जो रिफंड एजेंट है वही फाइनल आउटपुट ला के दे रहे। हमने यहाँ पे आउटपुट से चीज़ें चेक भी कर ली। लास्ट एजेंट को प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। अच्छा, हमने देखिए एज अ डेवलपर हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम डीबगिंग मोड को ऑन रखें ताकि हमें बैकएंड पे चीज़ें पता चलें। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था मेरा कि एलएलएम को क्या क्या जा रहा होता है, यूजर इनपुट जाता है, टूल्स। तो हम लोग हैंड्स ऑफ पास कर रहे हैं तो वो एलएलएम को कैसे जा रहा होगा, माशाल्लाह से बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर बताया जो मैं आंसर चाह रही थी। तो क्या बिहाइंड द सीन्स वो हैंड्स ऑफ को एज अ टूल ही कॉल कर रहा होता है एलएलएम एंड वो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो हमारे पास दे देता है। सही, इसके है ना वर्बोस पे तो हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी एलएलएम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने रन कन्फिग में चीज़ें कन्फिग पास की। हमने यहाँ पे क्या देखा, सर बताए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही है। हम अब देखते हैं कि डिबगिंग मोड पे जब हैंड्स ऑफ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है तो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें वर्क कैसे कर रही है। जी सर। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ हमारे पास क्या जा रहा है, यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट भी नहीं जा रहा, कोड देखिए समझ आ गया। इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है, जी इंस्ट्रक्शन हमने दी नहीं है तो जाहिर सी बात है वो जाएगी भी नहीं, इसलिए यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखते तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी जारी होती। उसके साथ देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ आई, टूल्स का स्कीमा। यहाँ पे हमने मैनेजर एजेंट को कहीं पे टूल्स दिए, तो यहाँ पे टूल्स का स्कीमा कैसे आ गया, क्योंकि वो हैंड्स ऑफ के अंदर जो एजेंट दिए हैं वो भी एज अ टूल यूज हो रहे हैं। हमारे पास जो हैंड्स ऑफ का केस होता है वो भी हमारा बिहाइंड द सीन वो टूल कॉलिंग वाला ही पूरा प्रोसेस चल रहा था उसमें। ठीक है, हमारा जो हैंड्स ऑफ जाता है वो बिहाइंड द सीन टूल का स्कीमा ही उसका बनता है और फिर वो एलएलएम के पास जाता है, क्योंकि एलएलएम के पास एलएलएम क्या है, एक ब्रेन है, वो उसके पास डिटेल्स आती है टूल की कि भाई ये टूल है, इसमें फला आर्ग्यूमेंट्स होंगे वगैरह वगैरह। और क्या नाम है, जब यूज़र क्वेरी करता है उसके हिसाब से कोई, तो एलएलएम कहता है कि भाई उस टूल को कॉल करो, उसका जो भी आंसर है वो मुझे ला के दो। लेकिन हैंड ऑफ में क्या होता है, हैंड ऑफ में जब एलएलएम टूल कॉल करेगा ना तो वो जो हमारा हैंड ऑफ एजेंट होगा, एसजे ने इस चीज़ को इंटरनली हैंडल किया हुआ है, वो सारा एक्सेस हमारे हैंड ऑफ वाले एजेंट के पास चले जाएगा और फिर हमारा दोबारा से एक नई टर्न स्टार्ट होगी जिसमें सारी जो पिछली हिस्ट्री होगी ना, एजेंट लूप चल रहा होगा, उसमें टूल कॉल हुआ, कुछ भी हुआ, पिछली जितनी भी कन्वर्जेशन होगी वो सारी हमारे हैंड ऑफ एजेंट के पास आएगी। सही है, इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पढ़ेंगे। तो इसमें हम हमें पता है ना, जब भी टूल कॉल करते हैं तो उसमें हम आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं, तो हैंड ऑफ के केस में भी हम आर्गूमेंट्स दे सकते हैं। अभी सोचने में थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन ऐसा पॉसिबल है, हम इंशाल्लाह इसको भी देखेंगे कैसे देते हैं आर्गूमेंट्स। तो हमने जो यहाँ पे हैंड ऑफ की जो लिस्ट दी है ना, इसका बिहाइंड द सीन एक स्कीमा बना। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें गौर करने की ये है कि हमारा जो बिलिंग एजेंट था उसका नाम क्या था, ये ना बिलिंग एजेंट। जब स्कीमा बनाया गया तो उस वक्त टूल का नाम क्या रखा गया, ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट। सही है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट में ही होता है। अगर हम उसमें हम नाम भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे, लेकिन डिफ़ॉल्ट में ट्रांसफर टू एजेंट का नाम आ जाता है। सही है, तो ये दोनों हमारे पास
क्या नाम है टूल का स्कीमा गया और इसमें देखिए प्रॉपर्टीज़ में अभी खाली चीज़ आ रही है, मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अभी हम आर्गूमेंट्स नहीं दे रहे, ठीक है, आर्गूमेंट्स वाली चीज़ हम दे लेंगे इन फ्यूचर। अभी हमने नॉर्मली वो टूल का स्कीमा गया, तो एलएलएम के पास क्या गया, टूल का स्कीमा गया और क्या नाम है सिस्टम प्रॉब्लम ने दिया नहीं, अगर देते तो वो भी ज़्यादा, यूज़र प्रॉब्लम गया। और फिर उसके बाद एलएलएम ने देखा कि भाई हमारा जो क्वेश्चन था वो रिफंड एजेंट से रिलेटेड था, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई टूल कॉल करो जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट। उसके आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी पास नहीं करना, सही है। और ये तुम कॉल करोगे तो इसके बाद से नॉर्मल टूल कॉलिंग में क्या होता था, ये टूल कॉल होता था, इसका एक फाइनल इसका एक आउटपुट आता था और वो हमारे एलएलएम के पास आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हैंड ऑफ के केस में क्या होगा, ये जो टूल कॉल होगा ये एक एजेंट रिटर्न करेगा, वो वही वाला एजेंट होगा जैसे कि इस केस में हमारा रिफंड एजेंट है। और फिर जब एजेंट रिटर्न होगा तो वहाँ पे एसडीके ने इंटरनली इस चीज़ को पूरा हैंडल किया हुआ है, वो क्या करेगा कि उस जो एजेंट होगा उसको हैंड ऑफ कर देगा और हमारे पे नई रिटर्न चलेगी, हमारा जो एक्सेस होगा वो सारा हमारा इस एजेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता तो टूल कॉल है, लेकिन इसमें ये फ़र्क है इन दोनों में से। अब देखें, हमें पता है जब टूल कॉलिंग होती है तो टूल कॉल होता है, ठीक है, उसका आंसर आता है, फिर वो एलएलएम के पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि भाई इस आर्गूमेंट के साथ हमने टूल कॉल किया, उसका आंसर आया और वो एलएलएम के पास गया। हमारे पास जब हैंड्स ऑफ हुआ तो यहाँ पे देखिए जैसे ही हैंड्स ऑफ हुआ फ़ौरन से सेकंड टर्न स्टार्ट हो गई, क्योंकि ये हैंड ऑफ का केस था ना, आगे कोई चीज़ हमें करनी नहीं थी, तो यहाँ पे सेकंड टर्न वहीं पे स्टार्ट हो गई जैसे मैंने बताया था। तो बस इसने क्या करा, हमारा जो हाँ एक और चीज़ देखने की है, सेकंड टर्न से पहले क्या लिखा है, रिफंड एजेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा एजेंट चेंज हो गया। पहले हमारा एजेंट था टर्न 1 में कौन था, मैनेजर। हमारा टूल कॉल हुआ वो हैंड ऑफ वाला, इसके थ्रू हमारा हैंड्स ऑफ हुआ, उसके बाद हमारा एजेंट चेंज हो गया, क्या हो गया, रिफंड एजेंट, सही है। तो अब हमारे रिफंड एजेंट के बाद एक्सेस है, अब वो ऑपरेट कर रहा है यूज़र को, सही है। तो फिर उसके बाद वही सारी चीज़ें गई, ठीक है, और ये यूज़र का इनपुट किया, हिस्ट्री वगैरह सब जाती है इसके पास, और फिर उसने एक आंसर बना के दिया। अभी हमने कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह दी नहीं, तो जाहिर सी बात है वो इतना एक्यूरेट काम नहीं करेगा, लेकिन जो पीछे जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो बिल्कुल वही फॉलो हो रहा है जैसा हम चाह रहे हैं। तो ये सबको समझ आया। अगर यहाँ पे लूप चलती है, यानी कि एक के बाद दूसरा सवाल होता है, तो वो भी जवाब जो है वो अब हैंड्स ऑफ वाला ही आंसर देगा, मैनेजर तो ख़त्म हो गया। जी हैंड्स ऑफ हो गया ना, हमारे मेन एजेंट से एक्सेस चला गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मेन एजेंट के पास एक और एजेंट था एज ए हैंड्स ऑफ, तो अब उससे भी एक्सेस चला जाएगा, क्योंकि वो अब हमारा मेन एजेंट चेंज हो गया, तो उसके अगर हैंड ऑफ पे कोई एजेंट हुआ तो फिर वो हो सकता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे जैसे हमने हैंड्स ऑफ करवाया रिफंड वाले को, अब अगर यूज़र का अगला क्वेश्चन बिलिंग के हवाले से होता है तो फिर बिलिंग एजेंट जी वो रिफंड वाला ही चलाएगा, रिफंड वाला। लेकिन सवाल ये बनता है ना कि एजेंट लूप के बीच में आप दोबारा से सवाल कैसे करेंगे। नहीं, एजेंट लूप अगर चल रही है, एक क्वेश्चन के लिए लूप चली, हमारे पास लूप चली, लेकिन हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चन भी तो हो सकते हैं ना, कि एक साथ आप बोल रहे हैं, एक साथ मल्टीपल जी क्वेश्चन भी तो इसका आंसर ये है कि इसमें क्या होता है, ये टूल कॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास दो टूल है, सबसे आसान एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टूल है, सही है, हमने दोनों प्रोवाइड किए हुए एजेंट को, और हमने एक ही साथ दोनों क्वेश्चन पूछ लिया, एडिशन का भी पूछ लिया, सब्ट्रैक्शन का भी पूछ लिया। तो एलएलएम क्या करता है, एलएलएम हमारे पास देखें टूल कॉल की क्या आती है, एरे आती है। तो एरे का एक मकसद है, एरे का मतलब कि इसमें मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं। तो एलएलएम क्या करता है, वो कहता है कि तुम दोनों टूल को कॉल करो, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल टूल कॉल का कॉन्सेप्ट आता है। तो टूल कॉलिंग में तो मसला नहीं है, टूल कॉल हो जाएगा, लेकिन हैंड ऑफ में मसला है। हैंड ऑफ में क्या मसला है, हमारा एजेंट तो एक ही रन होगा, तो अभी डिसाइड कैसे होगा कौन सा एजेंट रन होगा। तो इसके पीछे ना लॉजिक लिखी हुई है, जो जीरो इंडेक्स में, जैसे कि यहाँ पर टूल कॉल में ये जीरो इंडेक्स वाला है ना, ये वाला एजेंट को वो माना जाता है। अब ये इसमें कोई ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि कोई जो ज़्यादा एक्यूरेट हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो जीरो इंडेक्स वाला होगा वही कंसिडर किया जाएगा। ये मल्टीपल हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट। रिफंड एजेंट हमारा कॉल हो गया, तो क्या अब हमें रिफंड एजेंट के भी हैंड्स ऑफ के अंदर हमें बिलिंग एजेंट को पास करना पड़ेगा? नहीं, आप नेस्टेड जा रहे हो ना, आप कह रहे हो कि मैं मैनेजर के अंदर रिफंड रखूँ और रिफंड के अंदर फिर बिलिंग रखूँ। मैं नेस्टेड नहीं जा रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने एक क्वेश्चन किया रिफंड का,
रिफंड एजेंट मेरा चल गया, हैंड्स ऑफ हो गया रिफंड एजेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बिलिंग एजेंट के हवाले से करूँ तो मैंने नहीं तो आपने, हाँ, जब एक क्वेश्चन हो गया रिफंड का तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना, एजेंट लोग के बीच में नहीं कर सकते। अगर आप कह रहे हैं कि आपने दोनों एक साथ कर लिए तो वो एलएलएम दोनों एक साथ कॉल करने का बोलेगा, जिसको जीरो इंडेक्स पे बोलेगा वो वाला वो हो जाएगा, बस दूसरा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। ये जो चीज़ें ना डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लिखी हुई मल्टीपल हैंड्स ऑफ वाली, लेकिन ये कोड के थ्रू आपको पता चल गई। अच्छा, ये कोड हम लोग है ना जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करते जाते हैं ना तो हमें उसके बिहेवियर का आइडिया होता जाता है, सही। समटाइम्स है ना हमारे पास चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में नहीं होती है और वो बिहाइंड द सीन्स कोड में इम्प्लीमेंट हो रही होती है, तो इसका यही है ना एक सॉल्यूशन है कि कोड आप हैंड्स ऑन साथ साथ करती रहें, सही। अच्छा, जो मिस की है ना एग्जांपल थी कि हम एक ही बार दोनों क्वेश्चन साथ करें, राइट? आप ये पूछी थी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे एक मरतबा तो रिफंड वाला चल गया, उसके बाद अगर मैं इसे दोबारा अगर यहाँ पे लूप लगी हुई होती, क्वेश्चंस के लिए हम लूप लगाते हैं ना, अगर हमारे पास यहाँ पे लूप लगी हुई होती और लूप में हमारे पास क्वेश्चन चल रहे होते तो फिर मैनेजर का रोल कहाँ होता? मैं ये पूछना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि आपने खुद से लूप लगाई है तो उसका मतलब है पीछे एक दफ़ा फाइनल आउटपुट आ चुका है। जब फाइनल आउटपुट आ चुका है तो उसका मतलब एजेंट लूप खत्म हो चुका है। उसके बाद अब दूसरी लूप में चल रहा है तो वो एजेंट लूप टर्न 1 से स्टार्ट होगा। मतलब मैनेजर से स्टार्ट होगा अगेन? जी जी, अगेन मैनेजर से स्टार्ट होगा, यही पूछना अभी चाहती हूँ। हम एक मल्टीपल हैंड्स ऑफ वाले जो देख रहे थे वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, अब तक हम क्या कर रहे थे, सिंपली हम एक है ना किसी एक एजेंट के बारे में यूज़र क्वेरी पास करवा रहे थे, वो हमें आउटपुट ला के दे रहा था। अब एक सिनेरियो है, उसमें क्या करते हैं कि दोनों एजेंट है उसके बारे में हम है ना यूज़र क्वेरी पास करवाते हैं और देखते हैं कि इसका बिहेवियर क्या होगा। क्या ये दोनों है ना जो हैंड्स ऑफ के फंक्शन एजेंट है वो उसको कॉल करवा के आउटपुट ले रहा होगा, क्या करेगा, तो इसका हम है ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा, आप लोग है ना इनपुट पता है कि हम लोग इसमें क्या इनपुट पास करें बिलिंग के लिए? टेल मी अबाउट बिलिंग मेथड। बिलिंग के लिए कोई इनपुट बताएं कि हम क्या सिनेरियो पास करें कि हमारे पास दोनों है ना जो बिहेवियर है वो पता हो जाए। सही, इन भाई का जो क्वेरी थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसमें हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और इसका बिहेवियर चेक करते हैं कि भाई बिहाइंड द सीन्स अगर ये चीज़ें चल रही है तो वो कैसे चल रही है, क्या साथ है ना वो हैंड्स ऑफ के दोनों एजेंट्स को कॉल कर रहे हैं, आउटपुट कौन दे रहा है, तो ये बिहेवियर हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो वैसे ही गया सारा, सिस्टम प्रॉम्प्ट गया, सिस्टम प्रॉम्प्ट था नहीं, यूज़र प्रॉम्प्ट गया, टूल स्कीमा गया। एरर में जब कॉल आई, एरर में टूल कॉल्स की हमने देखा था एरर है, तो उसने इस बार दो एजेंट को दो टूल कॉल करने को कहा। पहला टूल क्या कहा, ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट, इसको भी तुम कॉल करो, क्योंकि उसको तो लगा था कि ये टूल है, उसको नहीं पता हैंड ऑफ है क्या है, ठीक है, एलएलएम को। और दूसरा क्या कहा कि तुम ट्रांसफर टू बिलिंग एजेंट, इसको भी तुम कॉल करो। अब एक साथ दोनों को कॉल करने को कह रहे हैं, सही है। अब एसडीके इसको कैसे हैंडल करता है, एसडीके इसको ऐसे हैंडल करता है कि अगर ऐसा कोई केस बन जाए हैंड्स ऑफ केस, हैंड्स ऑफ में कि भाई दो टूल कॉल करने को कह दें, इस एरे की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो क्या होगा, तो जो जीरो इंडेक्स में होगा, जीरो इंडेक्स में यहाँ पे कौन है, ट्रांसफर टू रिफंड एजेंट या बिलिंग एजेंट, रिफंड एजेंट, रिफंड एजेंट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रिफंड एजेंट के पास एक्सेस गया, इसको पूरी तरह नेगलेक्ट कर दिया गया, सही है। और ऐसे ये भी देखें कि जीरो इंडेक्स पे आया कैसे, ये जीरो इंडेक्स पे रिफंड एजेंट आया ऐसे कि हमारी जो क्वेरी थी वो पहले हमारी रिफंड के बारे में थी, ठीक है, तो हमारे ये जीरो इंडेक्स में आया। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, मैं पहले बिलिंग के बारे में पूछूँ, बाद में रिफंड के बारे में पूछूँ, तो फिर वो बिलिंग को जीरो इंडेक्स में कॉल करने को बोलेगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो सीक्वेंस है जो हम हैंड्स ऑफ में दे रहे हैं ये मैटर नहीं करती, क्वेश्चंस के ऊपर सीक्वेंस मैटर करती जो है। एलएलएम कह रहे हैं ना, एलएलएम जो कह रहे हैं कि इस टूल को कॉल करो, इस टूल को कॉल करो, तो उसकी सीक्वेंस मैटर करती है, उसके जो जीरो इंडेक्स में होगा वो वाला कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे ये वाला कंसिडर किया गया। अगर ये नॉर्मल टूल होता, हैंड ऑफ नहीं होता, तो उसमें तो मसला नहीं था, दोनों टूल पैरेलल कॉल हो जाते, दोनों के आंसर जब जाते हैं उनके पास, ठीक है। लेकिन हैंड ऑफ का हमारे पास एक इशू बनता है, क्योंकि
अगले एजेंट ने पूरा फ्लो आगे चलाना होता है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स वाला वो किया जाता है। और ये चीज़ SDK के मेरे ख्याल से डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, या कोड को अगर अंदर से पढ़ेंगे रन IMP वाली क्लास है उसकी वहाँ पर आपको मिलेगी। वो आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने डिफरेंट एजेंट को कैसे इंस्ट्रक्शंस दी। जी देखिए, आंसर देगा वही, अब वो आंसर उसका दे पाएगा नहीं दे पाएगा, वो आपके इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है। देगा तो वही वाला, वहाँ से उसको नेगलेक्ट कर देगा बिलिंग के। अच्छा, यहाँ तक हमने जो बेसिक हैंड्स ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया। हमारे पास टाइम है ना, एंड हो गया है, तो हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी। खैर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सर डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाए, पहले चीज़ें देख के जाए कि नेक्स्ट क्लास का टास्क क्या है। हैंड्स ऑफ की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करें। हमने यहाँ पे क्या किया कि बेसिक यूजेज हमने देखा कि कैसे है ना हैंड्स ऑफ की चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती है। यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम हैंड्स ऑफ को कस्टमाइज़ कर सकें। इसमें काफ़ी चीज़ें दी हुई है, तो ये आप लोग कोशिश कीजिएगा कि घर से पढ़ के आए। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। आज की क्लास कैसी थी? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह एंड बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।